Jalpa. Today's our speaker is Dr. Deepak Sharma, who is General Secretary of Delhi Homeopathic Medical Association, founder of Orbit Clinic, and Executive Director of Health and Welfare Center. Now I hand over to Deepak sir for further information and enlighten our knowledge about case taking. Deepak sir. Thank you, Jalpa, and I am the Executive Director of Homeopathic World Community from USA. So this is all about me. Thank you for introducing. और इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को चुना सिर्फ एक लेक्चर से। तो अब जालपा ने मुझे रिक्वेस्ट करी थी कि मैं थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए कुछ बताऊं, और सब लोग हिंदी पसंद करते हैं ना? सर हम गुजरात वाले को तो हिंदी आती होगी सर। ओके, यस, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे। सो वी विल स्टार्ट। यस, थैंक यू सो मच जलापा कि आपने मुझे ये मौका दिया, और आपने मुझे बताया कि थर्ड ईयर में बहुत सारे स्टूडेंट हैं। हालांकि मैं कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ, आप लोगों को बता दूं, लेकिन क्योंकि फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पसंद करते हैं कि मैं जो बोलता हूँ उनको समझ में आ जाता है, तो कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ, और कोशिश करूँगा कि सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएं। और जब भी आपको लगे कि बहुत हो गया है, ओवर हो गया है, तो मुझे रोक देना, ज़्यादा अच्छा लगेगा। नहीं सर, ऑर्गेनन के लिए तो हम सभी तैयार ही है सर। गुड, ये एक अच्छी बात है कि गुजरात में होम्योपैथी इस कोविड-19 के लिए सबसे पहला संदेशा लेकर के आई कि हाँ, होम्योपैथी यूज हो सकती है। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों आज के पहले अपने एफोरिज्म नंबर 3 से। जो लोग शायद मेरे पिछले शो में नहीं थे, उन लोगों को मैं बता दूं कि मुझे 3 नंबर जो एफोरिज्म है वो बहुत अच्छा लगता है। एफोरिज्म स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास कुछ, जब मैं वेबिनार करता हूं तो बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं कि हमें इंट्रोडक्शन देने के लिए कहते हैं कि यार सर इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। हालांकि ऐसा भी मुझे भी लगता है कि जब बहुत सारे सेमिनार में जाता हूँ कि बड़े-बड़े इंट्रोडक्शन की बजाय लेक्चर शुरू हो जाना चाहिए। लेकिन कुछ टाइम बाद मुझे समझ में आया कि जब तक आप बुक का प्रीफेस नहीं पढ़ेंगे तो आपको बुक नहीं समझ में आएगी। इसीलिए मैं हर एक बुक का प्रीफेस पढ़ना सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि बहुत छोटी सी बुक ना कभी-कभी प्रीफेस में खत्म हो जाती हैं। तो आज हम शुरू करते हैं एफोरिज्म के इस सिंबल से। एफोरिज्म का जो आप सिंबल देखते आए हैं, इसमें से मैक्सिमम लोग कितने हैं जो ये जानते हैं कि इसका मीनिंग क्या है? जो लोग मेरे को नहीं सुने या जो नए हैं, वो लोग चैट में बताते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, और जो भी लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो चैट में पूछते रहें, जलापा मुझसे लास्ट में पूछ लेगी। इस सिंबल का एक्चुअल मतलब होता है कि म्यूजिकल टोन। अब आप सोचो कि डॉक्टर हैनीमैन सर ने अपने टाइम में इतने सारे सिंबल होने के बावजूद एस्टेरिक, हैशटैग, बहुत सारे सिंबल, मतलब इतने सारे सिंबल्स थे म्यूजिकल टोन के, लेकिन उन्होंने सिर्फ इस म्यूजिकल टोन को चुना क्योंकि ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। इंटरलिंक का मतलब इस तरह से बंधे हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी सर ने एफोरिज्म लिखे थे वो सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में लिंक अप करते हैं। दूसरी बात कि म्यूजिकल टोन है, तो जब म्यूजिकल टोन की बात होती है तो हमें ये पता लगता है इससे कि आप पूरे ऑर्गेनल में जितने भी एफोरिज्म हैं उनको इंटरकनेक्ट करके अपने पेशेंट के लिए एक सॉन्ग बनाइए, और उस सॉन्ग बना करके उसको किसी भी स्टाइल में ठीक करिए। ये आप पे डिपेंड करता है। डॉक्टर हैनीमैन सर ने कहीं भी किसी भी अपनी राइटिंग्स में ये नहीं लिखा कि मेरे एफोरिज्म को तुम 1 नंबर से शुरू करके और 299 तक जाओगे और सब कुछ ऐसे ही पढ़ोगे जैसा उन्होंने लिखा है। ये जरूरी नहीं है। थर्ड एफोरिज्म इसलिए अच्छा है, हर एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो मुझे मिला है इससे, वो ये है कि जब हम इसकी शुरुआत करते हैं तो इसके शुरुआती वर्ड इफ द फिजिशियन क्लियरली परसीव, मैं पॉइंटर रेज कर रहा हूँ, इफ द फिजिशियन क्लियरली परसीव, इसमें भी जो पहला वर्ड है इफ, यहीं पे एक उन्होंने टर्म एंड कंडीशन लगा दी कि अगर ऐसा हुआ। इफ का मतलब है कि अगर ऐसा हुआ तो आप कहां तक पहुंच सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। नाउ द फिजिशियन क्लियरली परसीव्स, फिजिशियन क्लियरली परसीव्स का मतलब ये है कि अगर फिजिशियन का आज मन नहीं है पेशेंट देखने का तो कितना भी चाह ले उसकी परसीविंग्स नहीं हो सकती।
मैंने भी अपने केसेस में, जब मैं पिछली बार अपने केस डिस्कस कर रहा था, तो मैंने बताया कि हमें भी कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि कभी-कभी 1-1 साल लग गया मुझे ये परसीविंग करने में कि एक सिम्पटम से मरीज ठीक हो सकता है। जैसे मैं अभी आपको एक रीसेंट एग्जांपल बताऊं कि एक छोटे से वार्ड का हमारे पास मल्टीपल वार्ड से केस आया, और वो केस पहले से ऑलरेडी बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन, जिसमें थोजा भी इंक्लूड थी, मरोडियम भी इंक्लूड थी, और भी एंटीसाइटिक साइकोटिक रेमेडीज आई। हमने कोशिश करी कि हम भी शुरुआत करते हैं। हम मुझे लगा कि जब इतने सारे होम्योपैथ देख चुके हैं, इसके बाद ठीक नहीं हो रहे हैं, तो हमें लगा कि देखते हैं हम भी। हमने भी उसको कॉस्टिकम एसिड नाइट्रिक और बाकी और मेडिसिन की पोटेंसीज को चेंज करके हमने बहुत सारी मेडिसिन दी, लेकिन अल्टीमेटली नहीं समझ आ रहा। 6 महीने बाद मुझे क्या हुआ कि मेरा अपना मन हुआ, मैंने कहा यार इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं और बैठते हैं इसके लिए। तो हमने उसको टाइम दिया, हमने पूछा कि क्या है। आप यकीन मानोगे उस केस में निकला क्या एक्चुअली? उस केस में ये निकला कि उसने तकरीबन 6 साल पहले कोई डिस्कवरी पे एक वार्ड का प्रोग्राम देखा था, किसी वार्ड के मरीज को, और उस वार्ड के मरीज को देख करके वो इतना ज्यादा डर गया कि कहीं ऐसी बीमारी मुझे तो ना हो जाए। हालांकि ये बिल्कुल अनभिज्ञ बात थी, और सब लोगों को लगता है कि पता नहीं ऐसा कैसे हो जाएगा, ऐसे तो हम लोग बहुत सारी चीजें देखते रहते हैं। लेकिन उसने मुझे बताया कि उसने डिस्कवरी पे ज्यादातर वो डिजीज के प्रोग्राम देखता है, बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारी देखी, लेकिन सिर्फ एक इस वार्ड की डिजीज को देख करके उसको लगा, उसको ये लगा कि अगर मुझे ये बीमारी हो गई तो ये लाइफ की सबसे लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी होगी। अब जब हमने उसको और खोजा और उससे पूछताछ करी, तो हमें पता लगा कि वो उसके बाद इतना डरने लगा कि उसको 1-1.5 महीने तक नींद नहीं आई, इसलिए कि कहीं अगर ये वाट मेरे शरीर पे आ गए तो क्या होगा। ग्रेजुअली 1 साल बाद उसको सेम वाट्स अपीयर होने लगे, तब से उसको बहुत ज्यादा फियर था इसका कि इस वाट से शायद उसकी डेथ ना हो जाए। हम लेते गए एक, जब हमने ये मेडिसिन सर्च करनी शुरू करी तो हमें एक ही मेडिसिन मिली रिपर्टरी में, मिजेरियम, सिंगल मेडिसिन। लेकिन मैं उस पर भी एग्री नहीं हुआ कि नहीं यार मिजेरियम भी नहीं हो सकती, क्योंकि मिजेरियम के बाकी कोई सिम्टम मिल नहीं रहे थे। हम धीरे धीरे जब और की हिस्ट्री लेते चले गए तो उसकी मेडिसिन आई आर्सेनिक, और हमने सिर्फ आर्सेनिक 6 की कुछ डोजेज में उसके वाट अगले सिर्फ 1.5 महीने के अंदर एकदम क्लियर होते चले गए। और अब उसकी वो टेंडेंसी भी खत्म हो गई जिसमें उसको ये डर था कि मैं इस वाट की वजह से कहीं मार ना जाऊं। तो ये एक परसीविंग थी जो मुझे लगभग 6 महीने बाद ये सीखने को मिला कि मैंने कहा यार इसको कुछ और सीखते हैं। हो सकता है कि बहुत सारे फिजिशियन इस परसीविंग को पहली बार में कर ले जाएं, हो सकता है कि वो 6 महीने बाद करें, हो सकता है 1 साल बाद, या बहुत सारे जिन होम्योपैथ्स के साथ वो ऑलरेडी ट्रीटमेंट लेकर के आया था उन्होंने वो शायद ये परसीव कर ही नहीं पाए, और हमें ये केस चेकिंग करने में तकरीबन 1.5 घंटा लगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे क्लिनिक्स में बहुत सारे भीड़ होती है, बहुत सारे ऐसे फिजिशियंस हैं जहां पर आप 50 से 60 पेशेंट पर डे देख रहे हैं, तो हर एक के लिए परसीविंग करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो क्योंकि आज ये लेक्चर जो है स्टूडेंट के लिए है, तो मैं स्टूडेंट्स को ये सिखाना चाहता हूँ कि आप कभी भी केस टेकिंग को एक बर्डन लेकर के मत चलना। मैं अभी केस टेकिंग के पार्ट पे भी आऊंगा और बताऊंगा कि आपको एक्चुअली केस टेकिंग कैसे करनी है। तो हम इसी एफोरिज्म को पहले पूरा कर लेते हैं। इफ द फिजिशियन क्लियरली परसीव्स, मतलब उसकी परसीविंग्स क्या है और वो क्लियरली परसीव कर पाया है कि नहीं। व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन डिजीज, सर ने सबसे पहली बात कही व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन डिजीज, मतलब आपके पास जो डिजीज पर्सन आया है या डिजीज इंडिविजुअल आया है उसमें क्योर होने लायक भी कुछ है या नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। और ये आपको सिर्फ आपकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, आपकी पैथोलॉजी, आपकी क्लिनिकल साइंस ही बता पाएगी कि वो उसमें कितना क्योर है। इस चीज के लिए अपने स्टूडेंट्स को मैं 3 चीज हमेशा सिखाता हूँ। नंबर 1 तो बीमारी कहाँ पर है, कहाँ से आई है और कहाँ जाएगी। ये आपको जब तक पता नहीं हो सकता जब तक आपकी फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी स्ट्रॉन्ग ना हो। तो ये 3 स्टेप हमेशा याद रखना कि जो भी डिजीज पर्सन आया है, डिजीज में मतलब कि जहाँ उस डिस्टरबेंस हुई वो एक अलग मैटर है, लेकिन जो डिजीज हम बीमारी की बात कर रहे हैं वो इस समय कहाँ पर है, एक्चुअल में कहाँ से आई है और कहाँ तक वो जा सकती है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आप केस को सॉल्व करने में बहुत आपको हेल्प मिल जाएगी। नेक्स्ट, दैट इज टू से इन एवरी इंडिविजुअल केस ऑफ डिजीज, ब्रैकेट में उन्होंने लिखा नॉलेज ऑफ डिजीज एंड इट्स इंडिकेशन, मतलब उस डिजीज के एक्चुअल जो इंडिकेशन हैं जो आपको मिल रहे हैं वो आप
कि किसी काम के हैं या नहीं, ये भी आपको पता होना चाहिए और उस डिजीज के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि सब लोग स्टूडेंट हैं। फिर मैं एक बात बताता हूँ कि डॉक्टर हैनीमैन सर पहले एक डॉक्टर थे जिन्होंने अपनी मेडिकल साइंस को बहुत अच्छे से समझा। उस मेडिकल साइंस को समझने के बाद उन्होंने होम्योपैथी इजाद की। आप कभी भी ये मत सोचना कि मैं पहले होम्योपैथी की मैट्रेमेडिका या ऑर्गेनन पढ़ लूंगा और उसके बाद मैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पूरी जिंदगी पढ़ता रहूंगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। और ये एक अच्छा रूट कभी भी नहीं होगा। हो सकता है कि होम्योपैथी जहां जहां पर भी डिफेम हुई है वो वहीं पर हुई है जहां पर क्लिनिकल साइंस या जहां पर ऐसी साइंस जो ह्यूमन बॉडी के बारे में आपको नहीं बताती है, सिर्फ होम्योपैथी के बारे में बताती है। तो मेरा मानना ये है कि सर ने पहले क्लियर कर दिया था कि आपको नॉलेज ऑफ डिजीज होना बहुत जरूरी है। नॉलेज ऑफ डिजीज होने का मतलब है कि आपको पूरी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और आपको क्लिनिकल साइंस आनी चाहिए। नाउ इफ ही क्लियरली परसीव व्हाट इज क्यूरेटिव इन मेडिसिन, अब बात आती है जब आपने डिजीज भी पकड़ ली तो उसके बाद आपकी जो मेडिसिन है उसमें उन सिम्टम्स को क्योर करने की कोई पावर है या नहीं है। और ये हर एक इंडिविजुअल मेडिसिन के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। उस नॉलेज, द नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर, उस मेडिसिन की पावर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो कितना इफेक्ट करती है। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने अपने आसपास किसी ना किसी मजदूर को काम करते देखा होगा जो घर तोड़ते हैं या जब घर बनाते हैं। आपने फील किया होगा कि जब जो घर बनाते हैं वो लोग अलग होते हैं, जो लोग ईंट उठाते हैं वो लोग अलग होते हैं, जो सीमेंट उठाते हैं वो लोग अलग होते हैं। लेकिन यही ईंट उठाने वाले, सीमेंट उठाने वाले भी एक दिन मकान बनाने वाले बन जाते हैं। वो तभी बनते हैं जब वो परसीव करते रहते हैं और वो एक्सप्लोर करके उस नॉलेज को गेन करते रहते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बिना सीखे कोई भी मजदूर सीधा मकान बनाने लग जाए, और अगर किसी ने मकान बनाया भी ऐसा है तो वो जल्दी गिरने के चांसेस भी ज्यादा रहेंगे। और एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो इतना स्ट्रक्चर में मजबूत हो जाता है कि उसको ये पता होता है कि मैं ईंट ऐसे लगाऊंगा तो ये ऐसे मजबूत होगी। तो दिस इज नॉट ए वन डे प्रोसेस कि मैंने आज आपको सिखाया है कि आज आप केस टेकिंग करोगे और कल से आप बहुत अच्छी केस टेकिंग करने लग जाओगे। ये कभी भी अपने मन में मत लाना। बस अपने आप को रिफाइन करते रहना, अपने आप को नॉलेज गेन करते रहना और ऑब्जर्वेशन करते रहना। ये भी सब बताऊंगा। नाउ द नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर, ये बहुत जरूरी है कि उस मेडिसिन में पावर कितनी है। एंड इफ ही नोज हाउ टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू क्लियरली डिफाइंड प्रिंसिपल्स, उन्होंने ये भी कह दिया कि जो भी क्लियरली डिफाइंड प्रिंसिपल्स हैं जो भी उन्होंने बनाए उसके अकॉर्डिंग चलना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको एक मेडिसिन मिली और आपने उसकी डोजेस को डिफाइन किया कि नहीं मैं तो 15 बूंदे आधे कप पानी मिला करके दिन में 3 बार दूंगा या 4 बार दूंगा, देन हाउ एक्चुअली डिसाइडेड। आपको उस पोस्टोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए कि कितनी ड्रॉप्स कब देनी है, कैसे देनी है। मैंने अभी तक जितने भी सेमिनार लिए हैं, शायद 150 से ज्यादा सेमिनार ले चुका हूँ, और हर एक में उससे ये पूछता हूँ कि मदर टिंचर या डाइल्यूशन की एक्चुअल डोज क्या होती है जो डॉक्टर हैनीमैन सर ने डिफाइन करी। अगर किसी को पता हो तो वो चैट में लिखता रहे, बाद में इसके बारे में सुना जलाप, अगर मैं भूल जाऊं इस क्वेश्चन का आंसर देना तो मुझे याद दिला देना, मैं बताऊंगा आपको Okay. कि डोजेस क्या कहते हैं। नाउ क्लियरली डिफाइंड प्रिंसिपल व्हाट इज क्यूरेटिव इन मेडिसिन टू व्हाट ही हैज डिस्कवर्ड टू बी अनडाउटली morbid in the patient so that the recovery must ensure to adapt। उन्होंने हर एक वर्ड, हर एक सिंबल को बहुत बखूबी यूज किया है। यहाँ पे भी एंश्योर, फिर उसके बाद हाइफन लगा के टू लिखा है, इसके भी अपने एक मतलब है। एज वेल इन रेस्पेक्ट टू suitability of the medicine most appropriate according to its mode of action to the case before him। नाउ उन्होंने लिखा ब्रैकेट में चॉइस ऑफ रेमेडी एंड द मेडिसिन इंडिकेटेड। ये जरूरी नहीं कि जब मेरे केस में मिजेरियम आई थी तो वो मिजेरियम ही इंडिकेटेड हो, क्योंकि रिपर्टरी ने बताई है सिंगल मेडिसिन है, तो ऐसा नहीं है। जब तक आपकी जो इंडिकेटेड सिम्टम्स है और इंडिकेटेड मेडिसिन के जो सिम्टम्स हैं मेडिसिन और आपकी डिजीज के, तब तक आप मेडिसिन पावर पे नहीं जा सकते। और चॉइस ऑफ रेमेडी और द मेडिसिन इंडिकेटेड दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आपको हमेशा मेडिसिन देने से पहले ये सोचना पड़ेगा कि वाकई में मैं सही कर रहा हूँ या फिर कुछ रह गया है जो इंडिकेटेड नहीं है। नाउ as also in respect to the exact mode of preparation and quantity of it required। Now इन्होंने सर ने लिखा ब्रैकेट में प्रॉपर डोज।
प्रॉपर डोज के यहाँ पे जो सर के मीनिंग थे वो ये थे कि एक पॉपी सीड साइज जितना ग्लोब्यूल, मतलब 10 नंबर का जो आजकल का ग्लोब्यूल है उससे भी थोड़ा छोटा, 30 ml डाइल्यूशन में डिप करना है। उसके बाद उसको ब्लॉटिंग पेपर पे रख करके उसको ड्राई करना है और इसको फिर अगेन 30 ml वाटर में डिसॉल्व करना है और उसको अच्छे से मिक्स करके तब 1 स्पून देना है, बाकी स्पून डिस्कार्ड कर देना है। प्रॉपर डोज ये जो मुझे पता है, हो सकता है कुछ और भी अलग अलग, क्योंकि मैं ऑर्गेनल का कोई मास्टर नहीं हूँ। जितना मुझे पता है मैं आपको वो सब कुछ बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे भी एक मेरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे भी पिछले 4 सालों में कभी नहीं मिला और अच्छे से मैंने सब लोगों से पूछा भी ऑर्गेनल के मास्टर से कि जब उन्होंने बात करी कि पॉपी सीड जितना एक ग्लोब्यूल, तो सर ने वो ग्लोब्यूल बनाया कैसे होगा? क्योंकि बिना पानी मिलाए आप आटे को गूंद नहीं सकते, ठीक है? तो आपने जब लैक्टोज लिया होगा और लैक्टोज लेने के बाद जब उसको गोली बनाई होगी तो वो कैसे बनाई होगी? क्योंकि बिना उसमें कुछ मिलाए, बिना लैक्टोज में कुछ बिना मिला आप पाउडर से गोली नहीं बना सकते। अभी तक 4 साल में मुझे कोई आंसर नहीं मिला है। अगर आप में से कोई देता है तो मैं ऑर्बिट क्लिनिक की तरफ से उसको एक बहुत अच्छा सा गिफ्ट भेजूंगा। और मैं आपको बता दूं कि आजकल हमारे यहाँ पे भी जो ग्लोब्यूल्स बन रहे हैं उसमें भी क्या मिला होता है आपको शायद ये भी नहीं पता हो। किसी को अगर पता है तो जरूर शेयर करें। और मैं चाहता हूं कि अगर आप सब लोग, कोई भी अपनी वीडियो ऑन करना चाहता है तो वीडियो ऑन कर सकता है, लेकिन अपने आप को म्यूट रखे। कोई क्वेश्चन हो तो बीच में पूछता रहे चैट्स के अंदर। तो ये एक कुछ ऐसे अमेरिकी क्वेश्चंस हैं जो आज भी हमारे साइंस में बहुत अलग अलग हैं। आपको मैं बता दूं, अपने केस में भी मैं बता रहा था कि जो हमारी 40 नंबर की पिल्स है या 30 नंबर की या 20 नंबर की, ये भी अभी तक हम लोग एक सी नहीं बना पाए। किसी की बहुत बड़ी है, किसी की छोटी है, किसी के राउंड शेप नहीं है, किसी का ओवल शेप है, किसी का कलर प्योर वाइट है, किसी का कलर प्योर येलो है। इवन हमारी HPI, होम्योपैथिक फार्माकोपी ऑफ इंडिया, भी अभी तक ये डिफाइन करने में नाकाम रही है कि किस ग्लोब्यूल्स को कितने स्टैंडर्ड्स के साथ बनाना है। कुछ बहुत सारी मीठियां हैं, कुछ में मिठास कम है, अलग अलग सिचुएशंस हैं ग्लोब्यूल्स को लेकर के। मैंने जितनी भी कंपनियों से अभी तक कंपोजिशन मांगी है कि सर आप मुझे कंपोजिशन प्रोवाइड करो, वो लोग कंपोजिशन भी नहीं बताते कि ग्लोब्यूल में वो लोग क्या मिला रहे हैं। और अगर वो ग्लोब्यूल में कुछ और मिला रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो फिर सिंगल मेडिसिन कैसे रहेगी, वो तो ऑलरेडी ऑल्टर हो गई। तो हम अपनी होम्योपैथिक में इस समय सबसे ज्यादा डाइल्यूशन पे फेट कर सकते हैं। हालांकि इससे डरना मत, घबराना नहीं, क्योंकि इन ग्लोब्यूल्स के भी आंसर्स हैं। लेकिन प्रॉपर डोज डॉक्टर हैनीमैन सर के दौरान जो भी बताई गई थी उसके अकॉर्डिंग चलना आज की जनरेशन में या आज की लाइफस्टाइल में बहुत मुश्किल है। क्योंकि हमें जो डाइल्यूशंस मिलते हैं उसकी भी पावर, उसकी भी स्ट्रेंथ हमें अलग अलग डिफाइन करनी पड़ती है कि हमें उस डोजेस को कितना देना है डिजीज के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ सिंगल डोज पे चलता हूँ, मैं मल्टीपल डोज भी देता हूँ, मैं मल्टीपल मेडिसिन अलग अलग करके वो भी देता हूँ। अलग अलग चॉइस हैं, अलग अलग काम है। मैं कभी भी अपने स्टूडेंट्स को ये नहीं बोलता कि आप सिर्फ सिंगल डोज देकर के और 6 महीने तक आप भूल जाओ कि आपको क्या करना है। जब तक आपको पूरी केस और जो मेडिसिन इंडिकेटेड है जब तक वो ना पता हो, तब तक आप जो भी आपके एक्सपीरियंस हैं उसके हिसाब से काम करो। उसके बाद वो बोलते हैं एंड द प्रॉपर पीरियड फॉर रिपीटिंग द डोज। यहाँ पे उन्होंने अपने प्रॉपर पीरियड के साथ रिपीटिशन का भी जिक्र किया था कि जो भी मैंने डिफाइन किया है उसके हिसाब से ही आपको रिपीटिशन करना है। ऐसा नहीं कि सुबह दोपहर शाम डोज दो। हर एक मेडिसिन के आपको मैं बता दूं कि अलग अलग पोटेंसीज अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेरिएशंस के साथ काम करती हैं। उन्होंने बाद में बोला इफ फाइनली ही नोज द ऑब्स्टेकल टू रिकवरी इन ईच केस, हर एक केस के बारे में उसको ये पता हो कि उसका ऑब्स्टेकल क्या है, चाहे वो फैमिली रिलेटेड है चाहे बिजनेस रिलेटेड है, उसको उसके बारे में सुनना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा कि आखिर कहाँ से ये प्रॉब्लम शुरू हुई और क्यों ऐसा हुआ। अब जब हम आज के ज़माने की बात करते हैं और हमारे पास अगर कोई गरीब पेशेंट आ गया, आते हैं बहुत सारे, और वो कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं दवाई आपकी ये अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप उस उसको कैसे रिमूव करोगे? ऐसा तो है नहीं कि आप फाइनेंशियली उसके लिए लाख 2 लाख रुपए या बाकी सब चीज़ें आप दे करके ये कहो कि हमारी तरफ से अब आपका ऑब्स्टेकल जो है वो हट गया है और अब आप क्योर होने की स्टेज में हो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो।
लेकिन जहां तक हो सके आप उसकी हेल्प करिए किसी भी टाइप से, जहां भी ऑब्स्टेकल्स आ रहा हो। और ऐसे बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में फील किए हैं जिनको हम रिवर्स नहीं कर पाए, नहीं शायद कर सकता कोई भी फिजिशियन। बहुत सारे लोग, इतने सारे केसेस देखने के बाद मुझे लगा कि यार हम तो बहुत सारे ऑब्स्टेकल हैं, हम हटा ही नहीं सकते, ये फिजिकल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं हम नहीं कर सकते। उसके बाद वो लिखते हैं, if the finally he knows the obstacle to recovery in each case and is aware how to remove them so that the restoration may be permanent। इसीलिए उन्होंने शायद मे बी परमानेंट लगाया होगा, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारे केसेस में ये फील किया होगा कि वो बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स को नहीं हटा पाए। जब तक वो ऑब्स्टेकल्स नहीं हटेंगे, जब तक वो एक्साइटिंग कॉजेज, जब मेंटेनिंग कॉजेज हैं, जब तक वो नहीं हटेंगे तो परमानेंट क्योर की तरफ हम कैसे सोचेंगे। अगर आप उनको हटाने में कामयाब हैं तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ मैंने ये पेशेंट क्योर कर दिया। क्योर की भी अलग अलग डेफिनेशन हैं, इसमें बहुत बड़े बड़े डिबेट्स हुए हैं। मैं कभी अपने केसेस को जनरली 5 साल से पहले नहीं बोलता कि हाँ कोई क्योर की स्टेज में चला गया। क्योर की अलग अलग डेफिनेशन हैं। So restoration may be permanent, then he understand how to treat judicially and rationally, and then he is a true practitioner of healing art। अगर उसने ये सब कुछ कर दिखाया तब जाकर के वो एक अच्छा फिजिशियन कहलाया जाएगा हीलिंग आर्ट का, और लगेगा कि हाँ उसने कुछ बहुत अच्छा काम किया है। और इसके लिए नियम है, ये नियम जानना बहुत जरूरी है। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि मैंने एक अपना वार्ड का केस ठीक किया और मैं एक ट्रू प्रैक्टिशनर हो गया, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि मैं कुछ और ऑब्स्टेकल्स उसके ना हटा पाया हूँ, या कुछ और मेंटेनिंग कॉजेज ना हटा पाया हूँ जिसकी वजह से उसको और बीमारियां रही। तो जब तक हमें ये सब चीजें नहीं पता है तब तक हम परमानेंट क्योर की बातें जो हैं थोड़ा कम कर सकते हैं। और जो मे वर्ड लगाया ना सर ने, रिस्टोरेशन में भी परमानेंट, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने भी अपनी प्रैक्टिस में ये फील कर लिया होगा कि हर एक पर्सन क्योर की तरफ मूव नहीं कर सकता। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट इज एफोरिज्म नंबर 7, जिसमें उन्होंने वही सब बातें करी जो मैंने अभी आपको बताई कि बहुत सारे मेंटेनिंग कॉज ऑफ एनालिसिस, आपने बहुत सारा इसके बारे में पढ़ा होगा। और सर ने इसी एफोरिज्म में एक सबसे बढ़िया बात कही थी, टोटलिटी ऑफ दीज इट्स सिम्टम्स। हम लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये सुनते हैं कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम हमें केस टेकिंग के दौरान लेनी है। ऐसा होगा जरूर, सबने टोटलिटी ऑफ सिम्टम ही सुना होगा मैक्सिमम लोगों ने। लेकिन मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी सी बात क्लियर कर दूं कि डॉक्टर हैनीमैन सर ने टोटलिटी ऑफ सिम्टम ये नहीं कहा, उन्होंने कहा है टोटलिटी ऑफ द सिम्टम। ये बात भी मुझे अपनी एक स्टूडेंट डॉक्टर श्वेता सिंह है, हमारी एक स्टूडेंट, उसी से मुझे सीखने को मिली कि उन्होंने कहा था कि टोटलिटी ऑफ द सिम्टम होता है, नॉट द टोटलिटी ऑफ सिम्टम। आप सिर्फ जो दा का मीनिंग है ना, वो भी वही अपने आप में एक पूरी ऑर्गेनल बसाए हुए। ऐसा नहीं है कि हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम बोलते आ रहे हैं और आप सुनते आ रहे हैं तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम का ये मतलब हो गया कि आपने एक केस को बैठाया और उसके बाद उसको 3-4 घंटे लिया, सारे सिम्टम्स लिए, वो टोटलिटी हो गई। ऐसा नहीं है। सर ने कहा था टोटलिटी ऑफ द सिम्टम। इसका मतलब ये है कि जो भी आप सिम्टम्स ले रहे हो उसको कंप्लीट करो। ये जरूरी नहीं है कि आप 20 सिम्टम्स लो, जरूरी ये है कि जो आपने 2 सिम्टम्स लिए हैं उस 2 सिम्टम्स को आप प्योरली कंप्लीट करो और देखो कि उसमें एक्चुअल में क्या मिल रहा है। दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द टोटलिटी ऑफ द सिम्टम। सो ही नेवर सेड कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स है। इस बात के लिए अगर जो जो लोग जानते हो पहले से तो मुझे जरूर चैट में लिखें कि हाँ हम जानते हैं। लेकिन मैक्सिमम जहाँ तक अभी तक मैंने पढ़ाया है लोगों को, वहाँ पे सब लोग टोटलिटी ऑफ सिम्टम मिलते हैं। यहाँ पे भी उन्होंने टोटलिटी ऑफ दीज इट्स सिम्टम्स मेंशन किया था। फिर उसके बाद जब हम ऑर्गेनल, क्योंकि पूरा पढ़ना भी तो पॉसिबल नहीं है और ये सब लोग आप ऑलरेडी पढ़ जाए, मैं मेन आपको एसेंस बता रहा हूँ ताकि आप इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दो। तो टोटलिटी ऑफ द सिम्टम का मतलब है कि जो भी आपने सिम्टम, मान लो अगर फीवर आ गया तो फीवर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कंप्लीट होनी चाहिए। हेडेक से रिलेटेड सारी चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। इसके अलावा जितने भी उसके कॉन्कोमिटेंट्स हैं, जैसे बहुत सारे लोग अभी तक जो कॉन्कोमिटेंट्स के बारे में बात करते हैं और ये कहते हैं कि हेडेक के साथ यूरिन पास हो रहा है, दिस इज एक्चुअली द कॉन्कोमिटेंट। लेकिन आप जब आप फिजियोलॉजी पढ़ोगे, पैथोलॉजी पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें सीखने के मिलेंगी जो एक दूसरे के कॉन्कोमिटेंट नहीं होते, एक दूसरे से रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं।
पहले ऐसा होता होगा कि जब हेडेक के साथ यूरिन पास हो जाता होगा तो इसको कॉन्कोमिटेंट मान लिया गया है, लेकिन अब सब लोग जानते हैं कि अगर हेडेक हो रहा है, यूरिन पास हो रहा है ज़्यादा, तो इसका मतलब उसका बीपी हाई होगा। ये पैथोफिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, ये बिल्कुल कॉमन है, रिलेटेड सिम्टम है एक दूसरे से। कुछ ही ऐसे सिम्टम्स हैं जो कॉन्कोमिटेंट में आते हैं आज की डेट में, वरना ज़्यादातर एक दूसरे से रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं। इसी एफोरिज्म में उन्होंने एक लाइन जो बहुत अच्छी लिखी, इट इज नॉट नेसेसरी टू से दैट एवरी इंटेलिजेंट फिजिशियन वुड फर्स्ट रिमूव दिस वेयर इज इट एग्जिस्ट। इसी में उन्होंने हर बार उन्होंने कहा कि परसीविंग, इंटेलिजेंट, ऐसे ऐसे वर्ड यूज करे हैं हर एक फिजिशियन के लिए, जहां पर उन्होंने बताना चाहा कि ये जरूरी नहीं है कि हम सब कुछ रिमूव कर पाएंगे या हम हर चीजें जो रिमूव कर पाएंगे वो ट्रू हैं या नहीं। ये सब कुछ आर्ट पे डिपेंड करता है और आपकी बेसिक नियम पे डिपेंड करता है। तो जो 7 है वो बेसिकली टोटलिटी ऑफ द सिम्टम के लिए फेमस है, जिसमें बहुत सारे मेंटेनिंग कॉज, एक्साइटिंग कॉज और 5वें एफोरिज्म से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सब आती हैं। तो यहाँ मेरा मकसद था सिर्फ आपको टोटलिटी ऑफ द सिम्टम के बारे में बताने का। नाउ एक और एफोरिज्म है, टोटलिटी ऑफ द सिम्टम मैंने अभी आपको बताया, इसमें जो द मैंने बिल्कुल येलो किया हुआ है, इसका अपने आप में एक सिग्निफिकेंस है, इसको पढ़ना बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि सिम्टम जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप एक बल्क बना करके सिम्टम्स को एक अच्छी केस टेकिंग नहीं बोल पाओगे। नाउ द नेक्स्ट एफोरिज्म इज 84। 84 में द पेशेंट डिटेल द हिस्ट्री ऑफ हिज सफरिंग, दोज अबाउट हिम टेल व्हाट दे हियर्ड हिम कंप्लेन ऑफ, how he has behaved and what they have noticed in him. The physician sees, hears and remarks by his senses what there is of an altered or unusual character about him. So ये जरूरी है कि आपके जो सेंसेस हैं वो काम कर रहे हैं कि नहीं। अभी जैसे बहुत सारे फिजिशियंस हैं, जो बहुत बड़े बड़े फिजिशियंस हैं, अब उनके यहाँ लाइन लगी हुई है, 8-10 पेशेंट बाहर बैठे हैं, लेकिन अगर बाई चांस उसे घर के फोन आ गया कि जरा डॉक्टर साहब यहाँ आ जाओ, घर पे कुछ झगड़ा हो गया है, तो जितने भी सेंसेस हैं जो परसीविंग करने के लिए डॉक्टर साहब बैठे होते हैं क्लिनिक में, तो शायद उस समय वो सेंसेस सब डाइवर्ट हो जाएंगे और आप केस टेकिंग या अच्छी परसीविंग नहीं कर पाएंगे। तो आजकल की लाइफ में ऐसा बहुत बार होता है हमारे लिए। आजकल जो सबसे मेन इशू हो गया है, जैसे मैं आपको अपना ही एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अभी 6 महीने मेरे साथ क्या हुआ कि मुझे भी थोड़ा व्हाट्सएप की आदत पड़ गई और मैं केस देखते देखते मैं एक सिम्टम्स को पूछ रहा था एक फीमेल से कि मेंसेस कब आए। उन्होंने मुझसे कहा कि सर मेरे को मेनोपॉज हो चुका है और मेरे को मेंसेस नहीं आते। बाई चांस मेरे मोबाइल में फिर एक ट्यून बजी, मैंने उसको उठाया, एक व्हाट्सएप चेक करा और उसका रिप्लाई करा, फिर उसके बाद तुरंत उससे पूछा, मैंने कहा अच्छा मैम बताओ लास्ट टाइम मेंसेस कब आए। और आप यकीन मानोगे ऐसा 3 बार हुआ और 3 बार के बाद पेशेंट इतना गुस्से में आ गई कि सर मैं आपको 3 बार ये बता चुकी हूँ कि मेरे को मेनोपॉज हो चुका है, मेरे को मेंसेस नहीं आ रहे। दैट टाइम आई फील कि ये जो मोबाइल्स हैं या जो मेरा व्हाट्सएप है ये मेरे को हर्ट कर रहा है। और उसी दिन से मैंने अपनी जितनी भी क्लिनिक्स हैं, अपनी ओपीडी टाइम में अपने मोबाइल को एरोप्लेन मोड पे या स्विच ऑफ करके रखा और मैंने इसका बहुत अच्छा सा फायदा भी उठाया। तो आपको जब भी ऐसा लगे कि आपके जो सेंसेस हैं वो किसी भी चीज से हर्ट हो रहे हैं, उसको अवॉइड करने की कोशिश करो। जब आप क्लिनिक में हो तो घर की बातें या बाहर की बातें मत सोचो, जब बाहर हो तो क्लिनिक की बातें मत सोचो। अपने पेशेंट के साथ अपने आप को सेंस के साथ उसी के साथ रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जो मैंने एक और डार्क लाइन करी है, सर ने लिख दिया था उसी समय, ये मुझे उसी समय 3 साल पहले उस मोबाइल के दौरान, फोन के दौरान याद आया कि एवरी इंटरप्शन ब्रेक द ट्रेन ऑफ थॉट्स ऑफ द नरेटर्स। ये बहुत सच बात है। अगर आपने जरा सा भी रोका, ये जरूरी नहीं कि आप किसी भी केस को बैठ करके उसका सिर्फ पहले नाम, उसको सबसे पहले पूछो कि क्या हुआ है और उसका अपने आप बोलने दो। केस टेकिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपने एक पूरा फॉर्मेट बनाया और आप सिर्फ उसको टिक करते चले गए कि हाँ ये है, ये नहीं, ये है, ये नहीं। पहले आप उसको सुन लो। जब आप उसको सुन लो तब आप अपने उन सिम्टम्स की टोटलिटी को लेना शुरू करो जो एक्चुअल में यूजफुल हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि गुस्सा आता है। आप किसी भी पेशेंट से पूछो कि गुस्सा आता है,
मैक्सिमम लोग 99% डॉक्टर साहब हमें तो गुस्सा उतना नहीं आता, लेकिन फील करोगे कि जो अटेंडेंट होगा वो एकदम से कहेगा कि डॉक्टर साहब गुस्सा तो इनका बस पूछो मत, इतना ज्यादा है। नाउ देयर इज द ऑल्ट्रेशन कि पेशेंट जनरली सिटीज में तो ऐसे ही हो रहा है। दिल्ली में मैं प्रैक्टिस करता हूँ, हमारे 8 क्लिनिक्स हैं और 8 क्लिनिक्स पे अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग तरीके के पेशेंट्स आते हैं। तो हम जब फील करते हैं कि जब भी कभी फैमिली के साथ कोई पेशेंट आ रहा है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारी एक ऐसी फैमिली है जो हमारी पेशेंट्स हैं, उसमें मदर कुछ और कहती है पेशेंट के लिए, फादर कुछ और कहता है, उसका भाई कुछ और कहता है, उसका हस्बैंड कुछ और कहता है। सबकी अलग अलग ऑब्जर्वेशन है, अलग अलग बातें हैं, और हमें ठीक करना है एक ही पेशेंट को जो फीमेल है। हमें उसकी बात ही सुननी है। जब हम उसकी बात सुनते हैं तो वो सबसे अलग है। तो ये डिसाइड करना कि एक्चुअल में किस सिम्टम को आपको लेना है, ये बहुत जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए, और ये मुझे नहीं लगता कि बिना फिजियोलॉजी या बिना आपके एक्सपीरियंस या बिना पैथोलॉजी के आपको शायद आए। मैंने अपने हर एक स्टूडेंट को अपनी फिजियोलॉजी एनाटॉमी इतना पढ़ने के लिए बोलता हूँ कि अभी भी मैं शायद ग्रेज एनाटॉमी का पेज जरूर पढ़ के सोता हूँ, क्योंकि सिर्फ सब कुछ मुझे आज जो दिया है वो उसी एनाटॉमी या फिजियोलॉजी ने दिया है। जो मैं इतना सब कुछ समझ रहा हूँ या आप लोगों को समझाने की क्षमता रखता हूँ, वो शायद मेरी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को लेकर के है। जलावर बेटा, कोई क्वेश्चन तो नहीं है अभी तक चैट में कोई खास? नहीं सर, ठीक है, क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है कि, और हम लोगों को केस टेकिंग जो पढ़ाने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना, जो बताते हैं कि आप केस टेकिंग ऐसे लो, फॉर्मेट बनाओ पूरा पूरा, उसमें यस और नो करते जाओ। ऐसा कभी मत करना। केस टेकिंग का फॉर्मेट आपका अपना होना चाहिए, अपने हिसाब से मॉडिफाई करो कि केस टेकिंग कैसी होनी चाहिए। तो इस एफओरिज्म को पढ़ाने का मेरा बेसिक मतलब था कि आप अपने सेंसेस के साथ ही क्लिनिक करना। अगर आपको लगे कि आज मेरा मन नहीं है और आज मैं पेशेंट नहीं देख पाऊंगा, तो कम से कम पेशेंट की जिंदगी के साथ ना खेलते हुए आज की छुट्टी कर लो। ऐसी मैं बहुत करता हूँ, मतलब मैं कभी कभी एक एक हफ्ते के लिए छुट्टी पे चला जाता हूँ। और मुझे लगता है कि जब तक मेरा माइंड सेट नहीं होगा, जब तक मैं अच्छे माइंड के साथ अपनी टेबल पे नहीं बैठूंगा, तब तक मैं मरीज नहीं देखूंगा। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी भी जब तक वो इंटर्नशिप में ना जाएं, कोई भी प्रिस्क्रिप्शन ना करें, कोई भी प्रिस्क्रिप्शन ना करें। ये मेरा रोल था कि मैंने बीएचएमएस के दौरान अपना पहला प्रिस्क्रिप्शन, अपनी पहली ओपीडी जब मैं इंटर्नशिप में आया तभी किया था। उससे पहले मैंने कोई भी प्रिस्क्रिप्शन नहीं किया, क्योंकि मैं उस प्रिस्क्रिप्शन का अधिकार नहीं रखता था जब तक मैं उसको सीख ना जाऊं। हमारे यहाँ मैक्सिमम लोग, ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स करते हैं कि ज़्यादातर सेकेंड ईयर में सुनता हूँ कि सेकेंड ईयर में क्लिनिक खोल लिया, थर्ड ईयर में क्लिनिक खोल लिया, थर्ड ईयर से प्रिस्क्रिप्शन शुरू करना है। आप बच्चों पहले समझो कि एक्चुअली में है क्या, कहीं ऐसा ना हो कि आपके हाथ से कुछ गलत हो जाए। तो पहले एक्सपीरियंस ले लो। और क्योंकि बीएचएमएस के दौरान आप जितनी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, क्लिनिकल साइंस पढ़ पाओगे, उतना पूरी लाइफ में कभी नहीं पढ़ पाओगे। तो इसलिए ये अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि उसके बाद पूरी लाइफ में आपको ऑर्गेनल और मैट्रीमेडिका ही पढ़नी है और इन्हीं पे ही काम करना है। तो आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी इस समय जरूर पढ़ लेनी चाहिए। सॉरी अगर मैं आप लोगों को एनाटॉमी फिजियोलॉजी के लिए ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। तो नाउ अब बात आती है कि आर्ट ऑफ केस टेकिंग, माई स्टोरी माई वे। मैं आपको बताता हूँ कि जब हमारी सेकेंड ईयर में ड्यूटी लगी, तो मैंने उसके लिए केस के लिए तैयारी करी, और द केस वाज A4 साइज की शीट ली मैंने, और 52 पेजेस पे मैंने क्वेश्चंस लिखे कि मैं इतने सारे क्वेश्चंस पूछूंगा अलग अलग तरीके से। और जब मैं सेकंड ईयर में अपने पहली बार अपने बॉस के पास गया, तो मैंने कहा बॉस आज मैं केस लेने आया हूँ, ऐसे ऐसे हमारी पहली ड्यूटी है। तो उन्होंने एक केस दे दिया नया। उन्होंने कहा ठीक है जाओ बैठ जाओ। मैंने उस 52 पेजेस में एक पेशेंट को तकरीबन 2.5 घंटे बैठाए रखा, और उस 2.5 घंटे में वो पेशेंट इतनी परेशान हो गई, उसने कहा, मेरे से हाथ जोड़े और कहा डॉक्टर साहब बस मुझे ये बता दो कि हुआ क्या है। आपने इतनी सारी बातें पूछ ली, लेकिन इतनी बड़ी तो कोई मुझे बीमारी नहीं लग रही है। 52 पेजेस का केस मैंने कंप्लीट करके जैसे ही अपने सर के पास गया, उसी दिन मुझे पहली बात ये आ गई कि हमें सिर्फ पेशेंट से को बोर नहीं करना है, अपनी केस टेकिंग को बहुत आर्टिस्टिक वे में पूछना है ताकि पेशेंट बोर ना हो जाए। और मेरे बॉस ने वो 52 के 52 पेज ऐसे करके यूं फाड़ दिए थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि इसमें एक भी काम की चीज नहीं है। तो सोचो जब मैंने 52 पेज की हेडिंग्स बनाई होंगी पिछले 2-3 दिनों से, उसके बाद उस केस को लिया भी, उसके बाद भी आपके सीनियर्स, मैं आज भी उन सीनियर्स का थैंक्स करता हूँ कि उन्होंने ऐसा
करा और मुझे सिखाया कि एक्चुअली क्या करते हैं। तो उन्होंने पूरे मेरे 52 पेजेस बिल्कुल भी कर दिए। उन्होंने कहा कि इसमें से एक भी सिम्पटम हमें कोई काम का नहीं लगा। मैं घर पे गया, मैंने फिर से वो 52 पेज को रिफाइन जोड़ा, फिर उसको रिफाइन किया कि कहाँ गलती हुई, और हमेशा करते पूरे 1 साल में 52 से 19 पेज पे आया। 19 पेज से अब जो हमारी केस टेकिंग का फॉर्मेट है वो 6 पेजेस का है, और मेरे अपने बनाए हुए क्वेश्चंस हैं, अपने वेज हैं, और मैंने हर केस का एक एनालिसिस, जो हम लोग घर पे जाकर के या अपने हॉस्टल में जाकर के रात को रूम पे बैठ करके स्टडीज करता था कि ऐसा केस में कहाँ गलती हुई। नाउ अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा वे क्या है। अगर मेरे पास कोई भी एक्यूट एब्डोमेन का कोई पेशेंट आ जाता है, तो मुझे जैसे ही लगता है कि इसको पेन हो रहा है, तो मैं सबसे पहले उसको एग्जामिनेशन टेबल पे ले जाता हूँ, पूछता हूँ कहाँ दर्द है, कैसे है, उसका एग्जामिनेशन करता हूँ। एग्जामिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर केस टेकिंग। जो लोग एग्जामिनेशन नहीं करते हैं वो जो लोग एग्जामिनेशन नहीं करते हैं वो बहुत सारे सिम्टम्स तो ऐसे ही मिस कर जाते हैं, और जो लोग एग्जामिनेशन करते हैं उनको बहुत सारे सिम्टम्स को पूछने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एग्जामिनेशन में हम लोग ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि पेशेंट कितना एक्चुअली सच बोल रहा है, कितना नहीं। तो जब मैं एक्यूट एब्डोमेन का कोई पेशेंट आ जाएगा तो मैं उसको लेटाऊंगा बेड पे आराम से, उसको एब्डोमेन का एग्जामिनेशन करूंगा और देखूंगा कि कौन सी सिमिलर मेडिसिन। अब सिर्फ एग्जामिनेशन का पर्पज ये नहीं होता कि आप सिर्फ हाथ लगा करके देख रहे हो कि एब्डोमेन पे क्या है। जिस समय आप एब्डोमिनल एग्जामिनेशन कर रहे हो उसी समय पे आप बहुत सारे सिम्टम्स जो उसकी टोटलिटी के लिए काफी है उसी समय लो, और उसी लेटे लेटे हम लोग डोज देते हैं, और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स होम्योपैथी वर्क्स। उसके बाद जैसे ही वो रिलैक्स होता है तब हम उसको बैठाते हैं, उससे पूछते हैं उसका आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हो, किसने आपको रेफरेंस दिया, आपका फ़ोन नंबर क्या है, आप क्या करते हो। तो ये आपकी अपनी एक कैलकुलेशन होनी चाहिए कि किसी भी पेशेंट के साथ आप कैसे बिहेव करोगे। आपके पास कोई क्रोनिक केस आ रहा है जो ये बताना चाह रहा है कि मुझे अभी पहले क्या हुआ है, तो पहले उसकी वो बात सुन लो जो वो एक्चुअली कहना चाह रहा है, उसके बाद हम सारे काम करा लेंगे। बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं मैंने उनको देखा भी है कि बहुत ज़्यादा वेटिंग, फिर उसके बाद वो कहते हैं कि पहले ये फॉर्म भरो, आप यहाँ पे साइन करो, फिर उसके बाद हम देखेंगे, फिर उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, फिर उसके बाद आपके जूनियर्स देखेंगे, फिर उसके बाद आपके सीनियर्स देखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे। तो ऐसा करना मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है। मुझे लगता है कि जब पेशेंट एक्चुअल में डॉक्टर को ही दिखाने आ रहा है तो सब कुछ हम क्यों ना परसीव कर लें, और फिर उसके बाद हम अपने स्टूडेंट्स को वो बताएं कि आप इनका जो बचा हुआ पार्ट है आप इसको देखो और मेडिसिन को मैच करो। मेरे यहाँ पे ओपीडीज में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो जब भी ये कहते हैं कि सर आपने जो मेडिसिन बताई है ये हमें ठीक नहीं लग रही और जो हम बता रहे हैं वो मेडिसिन ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ कि ठीक है आप अपनी मेडिसिन दे करके देखो, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी मेडिसिन से तो अल्टीमेट पेशेंट ठीक हो ही जाएगा, लेकिन तुम्हें भी ये पता होना चाहिए कि तुम्हारी मेडिसिन निकालने का तरीका जो है वो कितना अच्छा है या नहीं। तो हर एक ऐसे होम्योपैथ से रिक्वेस्ट करता हूँ जिनके यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं, तो वो स्टूडेंट की सुने और स्टूडेंट की मेडिसिन को भी ट्रायल देने का मौका दें। मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि जो कह दिया सर ने कि बस ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो जो जूनियर ने कह दिया वो ज़्यादा परफेक्ट है, क्योंकि जो मुझे स्टूडेंटों ने सिखाया है आज तक, मैं शायद गलत बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे टीचरों ने उतना नहीं सिखाया जितना मेरे स्टूडेंटों ने मुझे सिखाया है। मैं सेकंड प्रॉफ से ही फर्स्ट प्रॉफ को पढ़ाने लग गया था, फिर थर्ड ईयर में सेकंड प्रॉफ को, और इंटर्नशिप में आते ही मैंने उन लोगों को भी पढ़ाया जो मेरे टीचर्स थे। तो ये ज़्यादा मैं आज भी थैंक करता हूँ अपने स्टूडेंट्स का कि वो मुझे सिखाते आए हैं और सिखाते रहेंगे, और आप सब लोग भी आज मुझे कुछ ना कुछ दे करके जरूर जाओगे, ये कंफर्म है। तो मेरी स्टोरी, मेरी केस टेकिंग मेरी है, आपकी अपनी केस टेकिंग आपके वे में अपनी होनी चाहिए। कभी भी मैं आपको बता दूं कि मैंने शायद कॉलेज में कभी भी टॉप नहीं किया है, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, और मैं बहुत अच्छा टीचर भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ कि मैंने जो भी पढ़ाई करी वो पेशेंट को ठीक करने के लिए करी, कभी भी एग्जामिनेशंस को क्लियर करने के लिए नहीं की। हालांकि आप लोग अगर जो भी जनरल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमेशा ये ध्यान रखो कि वो पढ़ना है जिससे आपका पेशेंट ठीक हो सके। बाकी आप लोग की अपनी इच्छा है कि आप लोग करेंगे तो आपको जल्दी शायद एग्जामिनेशन क्लियर करने का मौका मिल जाएगा, बहुत गवर्नमेंट जॉब भी अच्छी मिल जाएंगी। लेकिन जो लोग प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो लोग पेशेंट को ठीक करने के लिए पढ़ें। मैंने कभी भी एग्जामिनेशन में टॉप करने के लिए कभी नहीं पढ़ा, हालांकि कभी फेल भी नहीं हुआ।
तो जब भी कभी पढ़ो, केस टेकिंग को एक मॉडिफाई करो अपने हिसाब से। मैं कभी भी नहीं कहता कि आप जनरल सिम्टम्स पहले लोगे, फिजिकल सिम्टम्स बाद में लोगे, मेंटल्स बाद में लोगे। अभी तक जो सबसे मेन क्वेश्चन आ रहा है, जो जो पिछले सेमिनार में भी पूछना कि आप मेंटल सिम्टम्स को कैसे लोगे, ये सबसे मेन क्वेश्चन रहा। तो मैंने आपको मेंटल सिम्टम्स लेने का तरीका बताया कि मेंटल सिम्टम्स को लेने का तरीका ये है कि पेशेंट को सुनते रहो जितना भी टाइम हो सके। आधी ऑब्जर्वेशंस तो आपकी उसी सुनने के दौरान पता लग जाएंगी कि पेशेंट कैसे बिहेव कर रहा है। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो आपको बिहेवियर थेरेपी के बारे में भी बताते हैं कि पेशेंट जैसे अंदर घुसेगा, ऐसे बैठेगा तो ये मेडिसिन होगी, ऐसे बिहेव करेगा तो ऐसे मेडिसिन होगी। लेकिन मुझे सब जब तक मैं इसको क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जोड़ लेता हूँ तब तक मैं आगे काम नहीं करता। मेरे काम है, जितने भी आगे के लिए काम केस टेकिंग पे काम होते हैं वो क्लिनिकल बेस्ड होते हैं। जब तक कोई भी सिम्टम, ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनको कभी कभी शायद अपनी फैमिलीज की वजह से, अपने पार्टनर की वजह से झूठ बोलना पड़ता है, और ऐसा होता है। मैं अपने स्टूडेंटों को उसी समय इंडिकेट कर देता हूँ कि नहीं, आज हम एसएल पे चलेंगे क्योंकि इन्होंने कुछ हमें गलत बताया है। वो इसलिए क्योंकि मैंने वो ऑब्जर्वेशन सीखे थे, मैंने वो ऑब्जर्वेशन करना सीखा था। आपको सब लोगों को, स्टूडेंट को यही सजेशन है कि अगले जब तक आप इंटर्नशिप में नहीं आ जाते, जब तक सिर्फ केस लो, उसको स्टडी करो, और एक केस को 1 वीक दो। मैं अपनी स्टडी के दौरान ऐसे ही करता था कि अगर मेरे पास कोई माइग्रेन का केस आ गया तो मैं माइग्रेन को पूरे 1 हफ्ते तक पढ़ता था, उस केस के बारे में 1 हफ्ते तक एनालाइज करता था, और फिर माइग्रेन के बारे में मैं अगला केस अपने हर एक स्टूडेंट को बताता हूँ कि अगर आपके पास आज माइग्रेन का केस आ गया और आपने माइग्रेन स्टडी करा तो पूरी जिंदगी में आपको कभी भी माइग्रेन का केस स्किप नहीं होना चाहिए, या आप माइग्रेन के बारे में ऐसा कुछ ना हो जो ना बता पाओ। इसलिए मेरी जितनी भी पढ़ाई है वो ऑन द स्पॉट होती है। मैं ऑन द स्पॉट पढ़ाता हूँ। मैंने कभी भी तैयारी नहीं की, आज के लेक्चर के लिए भी मैंने कोई तैयारी नहीं की है, बस पावर पॉइंट की स्लाइड्स को ये अरेंज किया है। बाकी जो पढ़ाई आपको ऑन द स्पॉट याद आएगी, बस वही आपकी अपनी पढ़ाई है। इसके अलावा जितनी भी आपने पढ़ाई करी है वो सब बेकार है। अगर आपको माइग्रेन का केस देखते समय आपको माइग्रेन याद नहीं आया, या माइग्रेन के बारे में मेडिसिन याद नहीं आई, तो इसका मतलब आपका माइग्रेन पढ़ना बेकार था, आप उस माइग्रेन को अच्छे से नहीं पढ़ पाए। तो ये जरूरी है कि आप अपने हिसाब से अपने केस को बनाओ, अपना फॉर्मेट बनाओ, ताकि आगे आने वाले टाइम में जब आप अपनी क्लिनिक पर अपनी प्रैक्टिस करो तो अपने हिसाब से केस ले पाओ। केस लेने के लिए आपको मैंने बता दिया कि टोटलिटी ऑफ द सिम्टम होना बहुत जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि आप बहुत सारे 200 सिम्टम्स कलेक्ट करो, इंस्टेड कि आप सिर्फ 4 सिम्टम कलेक्ट करो उसकी टोटलिटी के साथ, तो वो भी लगभग 200 से ज्यादा ही हो जाएंगे। तो ये जरूरी है कि हर एक सिम्टम्स के बारे में आप डीप में पढ़ो। आज फीवर पे काम करना है तो अगले 1 हफ्ते तक सिर्फ फीवर पे ही काम करो कि फीवर के कितने सिम्टम्स, कितने कॉन्कोमिटेंट, कितनी मेडिसिन, कितनी वेरिएशंस में हो सकती हैं। सोचो अगर साल में आपने 1 वीक में 1 मेडिसिन पढ़ी तो 1 साल में 52 मेडिसिन कवर हो गई। इन जनरल प्रैक्टिस 52 मेडिसिन एक जनरल फिजिशियन के लिए, 52 मेडिसिन और 52 डिजीज एक जनरल फिजिशियन के लिए मोर देन एनफ होती हैं। कोई स्पेसिफिक केस आए तो अलग बात है, लेकिन अगर आपने 52 जनरल डिजीज के बारे में भी पढ़ लिया तब भी आपके लिए पूरा 1 साल का कोटा वो अगले 10 साल तक काम आ जाएगा, क्योंकि इन्हीं 52 डिजीज में बहुत कुछ छिपा होगा। तो ये जरूरी है कि आप अपने हिसाब से पढ़ो। जब आपका मन करे कि मैं आज मुझे पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ाई करो, जिस आपका लगे कि मन नहीं कर रहा है तो उस दिन पढ़ाई बिल्कुल मत करो। तो ये मेरा अपना सजेशन है। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं अब कुछ क्लिनिकल उस पर भी, क्योंकि मुझे जलापा ने बताया था कि वो 3rd ईयर में है, गायनियोस भी आपका सब्जेक्ट है। जब मैं गायनियोस पढ़ाता हूँ तो मैं मैक्सिमम फीमेल से जब पूछता हूँ कि ओवरीज और यूट्रस के बारे में बताओ तो मुझे शायद वो भी नहीं बता पाते। खैर ये गायनोकोलॉजी तो बहुत दूर की बात है। मैं आपको एक कॉमन सा सब्जेक्ट बताऊं कि जब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ या अपने स्टूडेंट्स को, अब मैं इंटरव्यू लेकर के स्टूडेंट्स को लेने लगा हूँ, नहीं तो पहले मेरे पास हर एक स्टूडेंट आते थे। फिर मैंने हर एक स्टूडेंट से सिर्फ इतना पूछता हूँ अपने पहले इंटरव्यू में कि आप मुझे सिर्फ ये बताओ कि ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन क्या है। मुझे शायद 15 सालों के अंदर जब से मैं पढ़ा रहा हूँ तब से मुझे शायद 1 या 2% ही ऐसे स्टूडेंट मिले हैं जिनको ब्लड प्रेशर की एक्चुअल में नॉलेज है, जबकि ब्लड प्रेशर सिर्फ एक ऐसा टॉपिक है जिसको हर एक डॉक्टर को चेक करना ही है। आप चाहे होम्योपैथ हो, आप चाहे आयुर्वेद हो, आप चाहे मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर हो,
हर एक डॉक्टर का सबसे पहला स्टेप क्या होता है? नंबर 1 तो गले में स्टेथो जो हमारा सिंबल है, और दूसरा बीपी इंस्ट्रूमेंट जो हमारे टेबल पे होना बहुत जरूरी है। लेकिन मैक्सिमम डॉक्टर्स ही हमारे स्टेथो और हमारे बीपी इंस्ट्रूमेंट या ब्लड प्रेशर के बारे में एक्चुअल में नहीं जानते। तो बहुत सारी ऐसी कॉमन चीजें हैं जो हमें सीखनी पड़ेगी। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि डॉक्टर हैनीमैन सर पहले एक डॉक्टर थे, बाद में होम्योपैथ बने। यहाँ पे क्या होता है, जनरली हम लोग होम्योपैथ पहले बन जाते हैं और बाद में कोशिश करते हैं कि हम लोग डॉक्टर बन जाएं। तो हमें सबसे पहले, अगर हमें अपने आप को मेन स्ट्रीम में लेके आना है, तो हमें अपने आप को पहले डॉक्टर बनना पड़ेगा, उसके बाद हमें होम्योपैथ बनना पड़ेगा, तो ज़्यादा अच्छा है। मैक्सिमम लोगों को पल्स का भी इशू आता है। पल्स लेने का मैं आप लोगों को तरीका बताता हूँ, क्योंकि मेरा फेवरेट टॉपिक्स है कि जो पल्स हैं वो 3 फिंगर से नोट करी जाती हैं, और जिसमें इंडेक्स फिंगर जो है वो अवे फ्रॉम द हार्ट होती है। नाउ अगर मुझे लेफ्ट हैंड की रेडियल आर्टरी को पल्पेट करना है, तो मुझे इस टाइप से पल्पेट करना पड़ेगा, और अगर राइट हैंड को करना है तो इस टाइप से, जिसमें इंडेक्स फिंगर इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द हार्ट। ये सीक्वेंस है जिसमें से आप इंडेक्स फिंगर को आप प्रेस करोगे और बाकी 2 से आप फीलिंग करोगे। पूरी बॉडी में टोटल 7 प्लेसेस हैं जहाँ पे आप पल्स को डिनोट कर सकते हो। आजकल जो हम लोग काम कर रहे हैं वो होम्योपैथिक डायल्यूशंस का पल्स पे काम कर रहे हैं, और हम विद इन सेकेंड्स पल्स को चेंज होते हुए देखते हैं। मेरे सारे स्टूडेंट्स, इवन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, वो भी आज हमारे यहाँ आकर के फील करते हैं कि विद इन फ्रैक्शन ऑफ डोजेज, सिर्फ एक सिंगल डोजेस पे भी जो रिजल्ट आते हैं उसमें आपके पल्स के वेरिएशंस आ जाते हैं। वो कहीं की भी पल्स हो, जो आपको एसोसिएटेड पल्स आनी चाहिए देखनी। और देखो, आप किसी भी पेशेंट को लेटा करके देखो, किसी भी पेशेंट को एक डोज दे करके देखो, आप देखोगे कि उनके पल्स में, उनके बीपी में वेरिएशंस आ जाते हैं। तो ये क्या होगा, जब हम ऐसा करने लगेंगे तो हमारे पास एक क्लिनिकल वेरिफिकेशन होंगे कि ऐसा हुआ, क्योंकि बीपी इंस्ट्रूमेंट कभी झूठ नहीं बोलेगा, आपकी पल्स मीटर कभी झूठ नहीं बोलेगी। तो हम लोग अभी तक जो गलतियां करते आए हैं कि हम लोग क्लिनिकल वेरिफिकेशंस मॉडर्न साइंस को नहीं दे पाए, ये इसीलिए शायद होम्योपैथी थोड़ा पीछे है। लेकिन अगर आप ऐसा करना शुरू कर दोगे आज से ही, आज ही जाकर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि आज बैठ करके ब्लड प्रेशर के बारे में जरूर पढ़ें, और मुझे बताएं कि कितने टाइप के आपने साउंड सुनी। क्योंकि जब हम स्पेक्ट्रोमीटर को नीचे करते हैं ड्रॉप ड्रॉप करके, तब हमें टोटल 5 साउंड सुनाई देती हैं, टोटल 5। और हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद नीचे की साउंड्स को तो कभी सुनते ही नहीं। आपको लोगों को बता दूं कि अगर आपने साउंड सुनना शुरू कर दिया, तो हो सकता है कि आपको बहुत सारे मेंटल सिम्टम्स पूछने की जरूरत ही ना पड़े। आप उनसे कहो कि आपके साथ ऐसा होता है, पेशेंट कहेगा हाँ डॉक्टर साहब ऐसा होता है, तो आप शायद ज़्यादा अच्छे महान होंगे। मेरे साथ ऐसे ही होता है, जब मैं पल्स देखता हूँ, बीपी देखता हूँ, तो मुझे आधी से ज़्यादा कहानी तो वहीं समझ में आ जाती है कि पेशेंट को क्या हो रहा होगा। क्योंकि हमारी फिजियोलॉजी कभी भी झूठ नहीं बोल सकती, हमारी एनाटॉमी कभी भी झूठ नहीं बोल सकती, हमारी ह्यूमरस, हमारी नेक, हमारी सर्वाइकल आज भी वैसे के वैसे ही है जैसे पहले से बिहेव करती आई थी। हमारा लिम्बिक सिस्टम, हमारा हाइपोथैलेमस आज भी वैसे ही काम करता है जैसे पहले काम करता था। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक है, बहुत जो बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन मैं अभी गायनेकोलॉजी, क्योंकि 3rd ईयर के स्टूडेंट्स के लिए आज ज़्यादा जोड़ दिया है जलाप्पा ने। तो मैं एक ओवोल्यूशन की मैंने वीडियो पिछले उसमें भी दिखाई थी, ये न्यूक्लियस मीडिया से है, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये ज़रूर सबको पता होना चाहिए। इस वीडियो को दिखाने का बेसिक पर्पज ये है कि आप ये समझ जाओ कि जो ये इतना सारा प्रोसेस है, ये कोई छोटा मोटा प्रोसेस नहीं होता। इसके लिए पूरे 7 हार्मोन, आपकी साइकी, आपकी एक्सरसाइज, ये सब कुछ काम करती हैं। आपने सीलियरी मूवमेंट्स को देखा, आपने उस एग रप्चर को देखा, उसके बाद आपने ये भी फील किया होगा कि जो ओवरी है, मान लो अगर मेरा हाथ है ये, और इसको हम ओवरी मान लें, और ये स्टार्ट से जुड़ी हुई है, और ये फैलोपियन ट्यूब्स हैं, फिम्ब्रीज हैं, जो इस तरह से मूवमेंट पूरे डेज में कई बार करती रहती है। और ओवरी 14 डेज पर जब ओवुलेशन होना होता है, उस समय ओवरी के एक स्पेसिफिक पार्ट को स्टिमुलाई करती है ओवुलेशन के लिए। आपको मैं बता दूं, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि ओवरी का कोई एक ऐसा सरफेस फिक्स नहीं है जहां से ओवुलेशन होगा। ठीक है, अब ये ओवुलेशन कहाँ से होगा, ये इन फिम्ब्रीज से डिसाइड होता है कि ये कितना सेंसेशन भेज पाती हैं और कितना इस ओवरी को स्टिमुलेट कर पाती हैं। तो बहुत सारी फीमेल्स जिनकी ये फिम्ब्रीज काम नहीं कर रही हैं, तो ओवुलेशन कभी नहीं होगा। और अगर किसी बीच ओवुलेशन हो भी गया, तो जो ओवर रिलीज हुआ है वो ड्रॉप हो जाएगा पेरिटोनियल कैविटी में, और वहां अपनी एक अलग से एंडोमेट्रियम क्रिएट कर लेगा। ये गॉड का बनाया हुआ एक ऐसा स्ट्रक्चर है
कि जहां भी ओवा गिरेगा, वो चाहे पेरिटोनियम में चाहे यूट्रस में, उसको एंडोमेट्रियम चाहिए। अगर एंडोमेट्रियम नहीं मिली तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अगर ऐसा कहीं जगह है तो वो अपने आप एंडोमेट्रियम फॉर्म कर लेता है। इसीलिए बाहर भी एंडोमेट्रोसिस का होना बहुत कॉमन माना जाता है। जो लोग ये समझते हैं कि इसका कॉज अननोन है, ऐसा नहीं है। साइंस में आजकल जनरली कुछ भी अननोन नहीं है, बस हमें पढ़ना होता है। आप पढ़ो, इस बात को ध्यान रखो। अगर जो इस बात को इसलिए ध्यान रखो क्योंकि हम लोग जब बात करते हैं कि ऐसे पेशेंट को कैसे ठीक करना है, तो एक्सरसाइज ही सिर्फ इस फिम्ब्रीज को मूवमेंट करा पाएगी। अभी हो क्या गया है कि पिछले 10-15 सालों में हमारे यहाँ पे एक्सरसाइज सिटीज में बहुत कम हो गई है, इवन अब विलेजेस में भी बहुत कम हो गई हैं, जिसकी वजह से जो फिम्ब्रीज हैं ये मूवमेंट नहीं कर पाती। दूसरी बात, आपने जब एपिथेलियम पढ़ी होगी तो सीलियरी एपिथेलियम जो आपको मूवमेंट करती हुई दिखाई दी, इस सीलियरी मूवमेंट के लिए विटामिन सी और विटामिन ए का होना बहुत जरूरी है। अगर ये विटामिन भी लॉस्ट हैं तो भी आपके सीलिया कभी भी मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये एक मैनेजमेंट का पार्ट है कि आप अपने पेशेंट को दवाई के साथ साथ और ऐसी क्या चीज बताने वाले हो जिससे वो जल्दी से ठीक हो जाए। हो सकता है मेडिसिन से ठीक हो जाए, लेकिन जल्दी से ठीक हो जाए इसके लिए मैनेजमेंट का पार्ट बहुत जरूरी होता है। और हमें ये पता लगाना होता है कि एक्चुअल में बीमारी कहाँ है। दिस इज अनदर पिक्चर जो मैंने अभी आपको सब कुछ समझाया। उसी में प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, फिर फॉलिकुलर फ्लूइड, फिर ओवुलेशन, और मैंने आपको पिछली उसमें भी बताया हुआ है और इस बार फिर बताता हूँ कि ईश्वर ने एक ऐसी रचना बनाई है जिसमें ओवरी जो है वो लिगामेंट ऑफ ओवरी के थ्रू यूट्रस से अटैच होती है। पीछे ब्रॉड लिगामेंट होता है, आप देख रहे होंगे। और उसके बाद ये फेलोपियन ट्यूब है। उसके बाद ये इसकी फिम्ब्रीज जो ओवा को ओवरी से कैच करती हैं। अगर गॉड ऐसा चाहता कि इसी लिगामेंट में कोई ऐसा ट्रैक दे देता कि यूट्रस में सीधे इम्प्लांट हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि जब स्पर्म को इस यूट्रस में आने के लिए मेहनत करनी है तो सेम उसी तरह से ओवम को भी ऐसे ही मेहनत करनी है जैसे सर आप म्यूट हो गए। सॉरी कहाँ तक था? मैं बता रहा था, अगर लिगामेंट ऑफ ओवरी में ही कोई ऐसा ट्रैक बना देते जो यूट्रस में सीधा ओवम को इम्प्लांट कर देता, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी। ये फिम्ब्रीज इसको कलेक्ट करेंगी और इस फिम्ब्रीज और ओवरीज में भी एक डिस्टेंस रखा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये डायरेक्ट इस ट्यूब में चला जाए। फिम्ब्रीज को मेहनत करने के बाद भी यहाँ से इस दौरान ट्रेवल हो करके 14 डेज से लेकर के 16 डे में यहाँ पर इम्प्लांट होना पड़ता है और स्पर्म से कंसीव करना पड़ता है। ये बहुत बड़ा प्रोसेस है जिसमें साइकी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है, क्योंकि हमारा पूरा लिम्बिक सिस्टम ये बताता है कि ओवुलेशन किस टाइम पर, किस डे पर और किस समय पर फिक्स्ड होगा। ये भी एक ह्यूमन बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑलरेडी डिफाइंड है। जब हम बात करते हैं सेल काइनेटिक्स की और सेल काइनेटिक्स को पढ़ते हैं तो हमें पता लगेगा कि हमारा जो हाइपोथैलेमस है और जो हमारा लिम्बिक सिस्टम का जो पार्ट है वो कैसे हमारी पूरी बॉडी को, पूरे दिन को गवर्न करते हैं कि आज आप अच्छा महसूस करेंगे, आज आप गुस्से पर रहेंगे। बहुत बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जो ये फील करते होंगे कि आज जब मैं उठा तो बहुत गुस्से में था। कभी जब तो बहुत फ्रेश होते हैं, कभी हम लोग बहुत हंसते हैं, कभी हमारा दिन बहुत अच्छा जाता है, कभी पूरा दिन गुस्से में चला जाता है, कभी पूरा दिन हमारा टेंशन में चला जाता है। तो ये सब कुछ हमारा लिम्बिक सिस्टम डिसाइड करता है और हमारी सेल काइनेटिक्स डिसाइड करती हैं कि आज हमारा दिन कैसा रहने वाला है। तो ये सब एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ना बहुत जरूरी है। इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लो स्टूडेंट्स जितने भी हैं। इसके बिना आप हो सकता है कि पेशेंट को ट्रीट कर पाओ, उसको क्योर कर पाओ, लेकिन आपने कैसे ठीक किया, आपने कैसे क्योर किया, ये शायद कभी ना समझा पाओ। तो इसलिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर हमारी बॉडी में हो क्या रहा है। नाउ एक छोटी सी टर्म है ल्यूकोरिया। जब गायनियोक्स की बात होती है तो ज़्यादातर मैं स्टूडेंट से इसके बारे में ज़रूर जिक्र करता हूँ, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो इस पेशेंट में इस सिम्टम्स को लेकर के आते हैं। बहुत सारी फीमेल्स हैं और इंडिया में तो हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से या इन्फेक्शन होने की वजह से इतनी सारी फीमेल्स हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी फेज में यूज़ करते हैं ना। ल्यूकोरिया का बेसिक मतलब होता है, ल्यूको मतलब वाइट, रिया मतलब वाटरी। वाइट डिस्चार्ज per vagina is called as a leukorrhea.
लेकिन जो वाइट डिस्चार्ज है ये डेड WBCs का एक कलेक्शन है जो हमारे यूट्रस से एंडोमेट्रियम में की वजह से आता है। जनरली कॉमन होता है अगर कुछ लिमिटेड डेज पर हो, लिमिटेड टाइम के लिए हो, उसको कोई इचिंग ना हो रही हो, कोई बर्निंग ना हो, कलर जो है वो वाइटिश हो या माइल्ड लाइट येलो हो, तो ये नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। जिसके लिए भी मैंने बहुत सारे सेमिनार्स में केस प्रेजेंट होते हुए देखे हैं कि हमने ल्यूकोरिया का ये वाला केस ठीक कर दिया, जबकि उसमें से बहुत सारे ल्यूकोरिया ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉर्मल होते हैं। आप जब हार्मोन साइकिल को पढ़ते हैं तो मैंने आपको बताया कि 7 हार्मोन हैं, अलग अलग टाइम पर, अलग अलग डेज पर अलग अलग काम करते हैं, और एक फीमेल इस बात को समझ सकती है कि किसको कब नॉर्मल ल्यूकोरिया होगा या नहीं होगा, ये भी उसकी साइकिल पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले हमारी केस में मैं जब बता रहा था तो आपको बता रहा था कि सबसे पहले ये सीखना है कि नॉर्मल क्या है। अगर आपको ये पता है कि नॉर्मल क्या है तो उसके अलावा जो भी बचा वो सब एबनॉर्मल है। आई एम राइट? अगर आपको ये पता है कि नॉर्मल क्या है तो उसके अलावा जो भी बचा वो सब कुछ एबनॉर्मल है। तो नॉर्मल पता होना बहुत जरूरी है, आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि ल्यूकोरिया के बारे में आज मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसा सिम्टम है जो हर एक फीमेल लेकर के आती है, लेकिन उसको कहाँ ठीक करना है, कैसे ठीक करना है, वो ठीक करना भी है या नहीं करना, या उसकी काउंसलिंग करनी है, तो इस बात के लिए आपको बहुत सावधान रहना है कि पेशेंट को एक अच्छी सी एजुकेशन दो, एक जुडिशनली और रेशनली मेथड्स के दौरान, जो डॉक्टर हेनीमैन सर ने थर्ड एफोरेज में कह दी थी। अगर आप अपने पेशेंट को झूठ बोल करके दवाइयाँ देते हो तो शायद इससे बुरा कभी भी कुछ नहीं होगा। अगर आप प्लेसिबोज देते हो तो बात अलग है, उसकी साइकी को ठीक करने के लिए। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ल्यूकोरिया जो सबसे कॉमनेस्ट कॉज है पूरी इंडिया में वो हीमोग्लोबिन का कम होना है। एनीमिक फीमेल्स में ल्यूकोरिया बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इन्फेक्शंस के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। और दूसरी बात, हमारे यहाँ के जो टॉयलेट्स हैं, हमारे यहाँ की जो स्पिटिंग्स हैं, जब तक हम लोग थूकते रहेंगे, उसमें चाहे आदमी इन्वॉल्व हो चाहे कोई भी इन्वॉल्व हो, जब तक हम लोग टॉयलेट्स में स्पिट करते रहेंगे, फीमेल्स को ऐसी इन्फेक्शंस होती रहेंगी, वो नहीं रुकने वाली। तो हमारी इंडिया में अनहाइजेनिक कंडीशंस आज भी इतनी ज़्यादा हैं कि हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। इवन जो अच्छे हायर क्लास सोसाइटीज के हमारे पास पेशेंट हैं उनमें भी इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा रहती हैं। 1 मिनट, सॉरी। तो ये हमें जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम क्या ठीक करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने 3 स्टेप्स में आपको बताया था कि बीमारी कहाँ पर है और एक्चुअल में है भी या नहीं, वो कहाँ से आई है और कहाँ जाएगी। अगर आपको ये 3 स्टेप पता है तो आप किसी भी पेशेंट को किसी भी तरीके से ठीक करने की अधिक क्षमता रखते हो बाकी सब फिजिशियंस के अलावा। तो ये बहुत ज़रूरी है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि बीमारी कहाँ पर है इस समय, वो कहाँ से आई है और कहाँ जाएगी, ये 3 बात आपको सिर्फ क्लिनिकल साइंस सिखा सकती है। इसको सीखो और अप्लाई करो। थैंक यू। थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मुझे शायद आज इतना ही आता है, और हैं तो बहुत सारे टॉपिक पढ़ाने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिर्फ थोड़ा कम टाइम रहेगा और जितनी भी चीज़ें कवर कर पाऊँ उतना अच्छा लगता है। और आपको मैं फिर बता दूँ कि मैं जब भी कुछ पढ़ाता हूँ तो मैं ऑन द स्पॉट पढ़ाता हूँ। मैंने कभी तैयारी नहीं की है, क्योंकि वो तैयारी मैंने ऑलरेडी उन 1 हफ्ते के दौरान कर ली होती है जब मैंने ऑलरेडी इस केस स्टडी किए होंगे। तो आपको फिर से एक बार एडवाइस कर रहा हूँ कि एक केस को 1 हफ्ता दो, लेकिन उस केस को जब आपने 1 हफ्ता दे दिया तो पूरी लाइफ में फिर दोबारा कभी वो केस मिस नहीं होना चाहिए किसी भी टाइप का। आगे भी अगर आप लोग मौका देंगे तो मैं जरूर आपको कुछ ना कुछ बताता रहूंगा। और आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ, खासकर जलापा का, कि उसने मेरे को इन्वाइट किया, खासकर कि सर आप हमें जरूर पढ़ाओ। वो तो बाई चांस आज मैंने बाकी सब लोगों को भी मैसेज कर दिया तो हमारे पास 150 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हो गए। और मैं थैंक यू करता हूँ जलापा एक बार फिर से। और कभी भी कोई ज़रूरत हो, कभी भी कोई ज़रूरत हो किसी भी टाइप की, तो मुझे ज़रूर बताएं। एक मेरे पास मैसेज आया है जिन्होंने ग्लोब्यूल्स के बारे में बताया है, और ये हैं सुशील राजबार। इन्होंने बताया फॉर्मेशन ऑफ ग्लोब्यूल्स, sugar powder is mixed with water and paste is formed. This paste is rubbed on the surface on seal, then globules are formed. तो डियर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा लैक्टोज लो, उसमें पानी डालो, पेस्ट बनाओ और ग्लोब्यूल बना करके देखो, और देखो वो कब तक स्टेबल रहते हैं।
दूसरी बात ये है कि जब आप ग्लोब्यूल, जो आप कॉमन ग्लोब्यूल यूज करते हैं, उसमें जरा सा पानी डाल करके देखो वो डिजोल्व हो जाते हैं या नहीं। तो ये बहुत बड़ी केमिस्ट्री है। जलापा, एक क्वेश्चन था ना जो मैंने कहा था कि बाद में बता देंगे। यस सर, मदर टिंचर की एक्चुअल डोज क्या होती है? गुड। देखो, मदर टिंचर की जब हम डोजेस के बारे में बात करते हैं तो 10 kg पर 1 ड्रॉप, 10 kg पर 1 ड्रॉप। मान लो अगर कोई 80 kg का पर्सन है तो उसको 8 ड्रॉप्स मैक्सिमम दिन में 3 बार देनी होती है। तो जहां तक भी मैंने अभी तक जितनों लोगों से पूछा है, उसके शायद इस डोजेस के बारे में नहीं पता होता। तो सब लोग, कोई 15 बूंदे दे रहा है, कोई 20 बूंदे दे रहा है, कोई 25 दे रहा है। तो जनरली जो डोजेस होती हैं मदर टिंचर की, वो 10 kg पे 1 ड्रॉप। ओके, इससे ज्यादा अगर आप डोजेस दे रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो आप अपने आप ही समझ जाओ। और ऐसा नहीं है कि मैं किसी को ये एडवाइस नहीं करता कि आप मदर टिंचर मत दो, आप 3x मत दो, या आप बाकी सब चीजें मत दो। आप जो भी दो बस होम्योपैथी दो और ऑब्जर्व करते रहो। आज आप देते रहोगे और ऑब्जर्व करते रहोगे तो आप जरूर अगली बार कुछ ना कुछ अच्छा पाओगे और अच्छा सीख जाओगे। जलापा, मुझे लगता है कि कुछ लोग हैंड रेज कर रहे हैं, हमें उनको मौका देना चाहिए। श्योर सर। अनंत, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? चैट में कोई है? जलापा देखो हेलो एक। सर। यस सर जी। हेलो हेलो, हाँ जी, सुनाई दे रहा है आनंद सर। सर, मैं ये पूछ रहा था कि मदर टिंचर तो है वो पैथोलॉजिकली बेस पे भी दी जाती है? सर सभी जगह पर, नहीं सभी नहीं, तो पैथोलॉजिकली जब देते हैं तो उसमें कितनी डोज रखनी चाहिए, कितनी? सेम 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 डोजेज। ये सब बीमार व्यक्ति के लिए है, नॉर्मल पर्सन के लिए तो डोजेज नहीं होती ना। तो ये हाँ, बीमार व्यक्ति के लिए डोजेज है। नहीं जिसकी बहुत ज्यादा ज्यादा पैथोलॉजी खराब है। तो जितनी भी ज्यादा खराब हो, लेकिन हम लोग जो इस समय काम कर रहे हैं अपने ऑब्जर्वेशन के दौरान, जब हमने 8 ड्रॉप से शुरू किया था ना 80 kg के, मतलब 1 ड्रॉप और 10 kg पे, अब हम लोग 1 लीटर ऑफ वाटर में 1 ड्रॉप मिला रहे हैं और पूरे दिन के लिए काम कर रहे हैं। ओके सर। तो ये आपके अपने ऑब्जर्वेशन डिपेंड करेंगे। अगर आप, हो सकता है कि आप उसको दिन में 4 बार दो, लेकिन 10 kg पर 1 ड्रॉप ही डोजेज रखनी है। चाहे उसको 5 बार रिपीट करो, चाहे 2 बार करो, चाहे 3 में 3 बार करो। ठीक है, ये आपके अपने ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करेगा, डोजेज सेम रहेंगी। थैंक यू सर। जी, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन है, प्रॉपर डोज जो आपने बताया था वो जी, जरा रिपीट कर देना। प्रॉपर डोजेस के बारे में जितना मुझे पता है कि डॉक्टर हैनीमैन सर ने एक पॉपी सीड साइज के जितना एक ग्लोब्यूल, मतलब हमारा जो आजकल नॉर्मल ग्लोब्यूल 10 नंबर के चलते हैं उससे भी थोड़ा छोटा, इसको आप जो भी आपने इंडिकेटेड डाइल्यूशन लिया है उसमें डिप करेंगे, उसके बाद ब्लॉटिंग पेपर पे इसको ड्राई करेंगे और फिर उसके बाद 30 ml ऑफ वाटर में डिजोल्व करेंगे। उसमें से 1 स्पून आप पेशेंट को देंगे, जरूरत पड़ी तो दोबारा, नहीं तो तिबारा, वरना ज्यादातर एक डोजेज में काम हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड द प्रॉपर डोज। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लोग प्रॉपर डोज के बारे में पूछ रहे हैं कि डॉक्टर हैनीमैन सर अपनी मेडिसिन किससे बनवाते थे, आपको मालूम है किसी को? डॉक्टर हैनीमैन सर अपनी जो डोजेस थे पहले खुद बनाते थे, उसके बाद उन्होंने के अस्तबल में, मतलब जो घोड़े का एक अस्तबल में काम करने वाला व्यक्ति था उसको देते थे, और वो जब दूसरे तीसरे कमरे में अपने डोजेस को पोटेंटाइज करता था तो उसकी आवाज़ डॉक्टर हैनीमैन सर तक भी आती थी। डॉक्टर हैनीमैन सर को आपको मैं बता दूं कि वो केमिस्ट्री के भी बहुत बड़े ज्ञाता थे। ठीक है, कैसे? आपने कभी पढ़ा है कि मर्क्स सॉल के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। तो मर्क्स सॉल्युबलिस जो नाम पड़ा है वो डॉक्टर हैनीमैन सर के नाम पे पड़ा है, क्योंकि डॉक्टर हैनीमैन सर एक पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने मरकरी को डिसॉल्व किया था। इससे पहले मरकरी कभी डिसॉल्व नहीं होती थी। तो डॉक्टर हैनीमैन सर केमिस्ट्री के भी एक बहुत बड़े ज्ञाता थे, और बहुत सारी चीज़ों में नाम उनके छुपे हुए हैं। कॉस्टिकम हैनीमैनाई आपने पढ़ा होगा। तो जहाँ पे हैनीमैनाई जुड़ा हुआ है या जहाँ ऐसे वर्ड्स जुड़े हुए हैं उनका अपना एक मतलब है, जिनको डॉक्टर हैनीमैन सर ने पहली बार डिसॉल्व किया था या उनको बनाने की कोशिश करी थी। तो ये उनकी खासियत थी, उनको पता था पूरी साइंस क्या है, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे फिजियोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे कुछ और हो। अगर आज की डेट में सेलुलर डायनेमिक्स या सेलुलर काइनेटिक्स सर के ज़माने में होती तो अभी तक वो शायद बहुत अच्छा काम या हो जो होम्योपैथी उसको प्रूव कर गए होते। लेकिन बाई चांस उस समय तक वो सब थी नहीं, और इस समय क्वांटम फिजिक्स जो है वो होम्योपैथी को बहुत अच्छा सा एक्सप्लेन करती है।
मैं अपने स्टूडेंट को आजकल ये सेलुलर डायनेमिक्स, सेलुलर काइनेटिक्स और क्वांटम फिजिक्स के बारे में पढ़ा रहा हूँ और खुद भी पढ़ रहा हूँ। और इस पे हम लोग जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही काबिल वाली चीज़ें हैं। और अगर डॉक्टर हनीमन सर इस टाइम पे होते तो अब तक है होम्योपैथी 100% प्रूव हो चुकी होती और वे ढूंढ चुके होते कि आखिर मॉलिक्यूल्स में क्या है। और बच्चों, एक बात से कभी मत घबराना कि हम लोग जो ये सुनते आ रहे हैं कि होम्योपैथी इज वेल प्रूव्ड साइंस नहीं है, तो ये एक्चुअली हमारी कमी नहीं है। ये कमी उन रिसर्चर्स की है जो होम्योपैथी के डायल्यूशन में कुछ ढूंढ नहीं पा रहे बेचारे। ये उनकी कमियां हैं, ये हमारी कमियां नहीं है। तो अगर आपको कोई कहता है कि होम्योपैथी वेल प्रूव नहीं है, तो उससे कहो कि हम लोग वेल प्रूव्ड हैं, हम मेडिसिन दे रहे हैं, हम आपको ठीक कर रहे हैं, बस यही प्रूव है। बाकी जो मॉलिक्यूलर लेवल पर काम है वो साइंटिस्ट करते रहेंगे। ये हमारा काम नहीं है कि हम जाकर के मॉलिक्यूल्स को सर्च करें या हम किसी लेबोरेटरी में जाएं। ये उन साइंटिस्टों का काम है, उनको करने दो। हमें कभी मौका मिलेगा तो हम लोग जरूर जाएंगे। और हमने ऑलरेडी CDRI में अप्लाई किया हुआ है। अगर मुझे जाने का मौका मिले तो मैं जरूर कुछ ना कुछ करूंगा। तो क्वांटम फिजिक्स और सेलुलर काइनेटिक्स इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती है। बस ये साइंस के रिसर्चर्स का काम है कि वो कब और क्या कार्य करेंगे। और कोई क्वेश्चन? Explain about unprejudice. How to become unprejudiced? A question. मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि आपने जरा व्हाट्सएप को और बाकी चीज़ों को जरा एक तरफ किनारे कर दो। जिस समय पेशेंट को देखो, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। सोचो, जिस समय मैंने ये करा था, मुझे उस रात नींद नहीं आई जिस समय मेरे पेशेंट ने 3 बार मेरे क्वेश्चन पूछने के बावजूद भी मुझे कहा कि सर आप 3 बार ये पूछ चुके हो मेरे से। उस रात में सो नहीं पाया था और मैं ये सोचता रहा कि यार मैं इतना डिस्टर्ब क्यों हो गया सिर्फ एक फ़ोन से, कि मैं एक पेशेंट के तरफ ध्यान नहीं दे पाया। तब से मैंने अपनी सारी OPDs में मोबाइल ऑफ रखने शुरू किए हैं। तो यही बस बात है कि आप अनप्रेजाइज जब ही हो सकते हो जब आप अपने आप का अपना ध्यान हटा लो। और जब तक आप ये सोचते रहोगे, जब तक आप ये, खासकर 3rd ईयर 4th ईयर या 2nd ईयर के स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ कि अपने आप को सिर्फ पढ़ाई में रिफाइन करो। कभी भी ये मत सोचना कि मैं ये मेडिसिन निकाल कर दे दूँ। मेडिसिन निकालने का और देने का काम तो आपका पूरी जिंदगी रहेगा ना। तो अभी से वहां तक पहुंचने की कोशिश करो कि हाँ, हम सही मेडिसिन तक पहुंच रहे हैं। उसको देने का, उस पर एक्सपेरिमेंट करने का काम आपका इंटर्नशिप से शुरू होगा। आप तब से करना। ये मेरी रिक्वेस्ट है। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट इसको नहीं मानते हैं और अपने आप प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। वो ये भी सोचते हैं कि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो पता कैसे लगेगा। तो मैं उनको बता दूं कि जब आप इंटर्नशिप में आ जाओगे तो पूरा 1 साल आपको ये प्रैक्टिस करने के लिए मिलता है और पूरी ज़िंदगी आपको यही एक्सपेरिमेंट करने हैं। पहले उसके बारे में पढ़ लो। मुझे इसका बहुत फ़ायदा मिला। मैंने अपनी पहली डोज इंटर्नशिप के पहले दिन दी। उसके अलावा मैंने कभी भी, उससे पहले कभी भी किसी को कोई डोज नहीं दी। और शुक्रगुजार हूँ कि वो जो मैंने पहली डोज दी थी, उसी से मेरा पहला पेशेंट बहुत जल्दी ठीक भी हो गया था। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आप लोगों को कुछ भी और कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा, ठीक है? तो थैंक यू जलापा, आपके कॉलेज का बहुत बहुत धन्यवाद, सारे स्टूडेंट्स का जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और कोई गलती हो गई हो तो इसके लिए माफ़ी। Sir, thank you. Thank you थैंक for. ये तो हमारे लिए ऑनर की बात है सर कि आपने. नहीं, हेलो. डॉक्टर पवन, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये सर कहना चाह रहा हूँ, जैसे बहुत सारे पेशेंट जो आते हैं वो अपनी क्रॉनिक हिस्ट्री बता नहीं पाते या नहीं निकाल पाते हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखो, जहाँ पे आप क्रोनिक हिस्ट्री की बात करते हैं, तो क्रोनिक हिस्ट्री में मैंने बताया कि ये जरूरी नहीं है कि आपके पास एक मरीज आया तो आप उससे सारी हिस्ट्री आज ही जान लोगे, ठीक है? जी आप उसको पहले तो ये कह के रखो कि आपको इतना लंबा समय हो गया है तो आपको थोड़ा ठीक होने में टाइम लगेगा और हमारे पास इतना टाइम है। तो आप उसको चाहे फ्रीक्वेंट विजिट करो, मतलब दूसरे या तीसरे दिन पे विजिट करवाओ, कोई भी अपने SL दे करके। और फिर उसके बाद ये समझने की कोशिश करो कि वो जो पेरेंट्स हैं या जो भी उनके अटेंडेंट हैं उनके साथ वो नहीं बताना चाह रहे तो उनको अलग से अपॉइंटमेंट दो, ठीक है? जी अगर कोई और इशू है, कभी कभी ऐसा होता है, मैंने कहा ना कि फिजिशियन परसीव करने के मूड में नहीं होता। ऐसी बहुत सारी बार पेशेंट अपनी बात को बताने के मूड में नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट मिलेंगे, जैसे लाइकोपोडियम है, पल्सिट्ला है। ये एक ऐसी मेडिसिन है कि अगर आपने इन दोनों मेडिसिन को पहली बार में पकड़ लिया तो या तो आप बहुत अच्छे मैट्रिमोनिका के मास्टर हो या आप बहुत लकी हो, वरना ये दोनों लोग आपको पहली बार में जनरली आकर के शायद कुछ ना बताएं। सेम एज औरम मेड।
तो इन लोगों के लिए थोड़ा टाइम दो। अगर आपको लगता है कि आज यार इस मेडिसिन तो राइट गोली मारी है, तब तो या तो एश्योर हो जाओ कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, या फिर उसको थोड़ा टाइम दो, 1 या 2 विजिट का, उसके बारे में जानने की कोशिश करो। ये पता लगाओ कि वो अटेंडेंट के सामने ज़्यादा कंफर्टेबल है या अलग है। अगर वो लगता है कि आपको अटेंडेंट के साथ ही आएगा, मैं एक केस और बता दूं, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, कि हमारे पास एक पेशेंट आई मल्टीपल जॉइंट्स पेन को लेकर के, और जिस समय वो आई थी उसके हस्बैंड और उसके 2 साथी उसको गोदी में उठा करके लेके आए थे फीमेल। हमें इसको ठीक करने में बहुत सारा टाइम लगा, तकरीबन 1.5 साल से ज़्यादा। हम इसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पाए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, बहुत सारे एलोपैथिक मेडिसिन वो पहले ही ले चुकी थी। तो वो ये सोच के आई थी कि अब जो डॉक्टर साहब करेंगे वो ठीक है। और ये केस जब मेरी प्रैक्टिस शुरू हुई थी तभी की बात है। तो हमें भी पता लगा कि, मुझे लगा कि कुछ नहीं बता पा रही हैं, लेकिन होता क्या था कि जब भी आती थी उसको उसका हस्बैंड लेकर के आता था। कुछ टाइम बाद हमने कुछ ऐसा शुरू कर दिया है, इतना कर दिया कि वो थोड़ा पैदल चलने लगी। उसके बाद हुआ क्या कि 1.5 साल बाद उसका हस्बैंड कहीं गाड़ी को पार्क लगाने में थोड़ा टाइम हो गया और उसकी वाइफ हमारे पास आ गई। ये जो हमें टाइम मिला, आप यकीन नहीं मानोगे, हमें उसमें पहली बार ये पता लगा, उस फीमेल ने पहली बार ये बताया कि डॉक्टर साहब मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैंने उनसे पूछा कि कोई ऐसी बात है जो आप नहीं बता रही हो? तो उसने बताया कि डॉक्टर साहब मेरे हस्बैंड जब हमारी शादी हुई थी उसके बाद 1 साल तक उन्होंने मुझे बहुत मारा है। इवन वो मेरा हाथ पकड़ के ऐसे फेंक देते थे कि मैं कहीं बेड पे गिरूं या कहीं भी गिरूं। तो ये हमारे लिए शॉकिंग था, क्योंकि अपने हस्बैंड के सामने वो कभी ये बात ना तो बता सकती थी और ना वो कभी शेयर कर सकती थी। और जिस दिन उन्होंने ऐसा किया, उसी दिन हमने उसको आने का 3x में देना शुरू किया, और वो बंदी आज भी बिल्कुल विदाउट एनी सपोर्ट बहुत अच्छे से घूमती है। तो ये हमें पता लगाने के लिए 1.5 साल लगा, वो भी जब जब उसके हस्बैंड को पार्किंग में गाड़ी लगाने का में थोड़ा लेट हो गया। अगर वो ना होता तो मैं नहीं समझता कि शायद ये केस कभी सॉल्व हो पाता। ये जरूरी नहीं है कि आपका पेशेंट आपको सब कुछ एक बार में या कई सारी बार में बात बता दे। ये आपकी अपनी क्वालिटी की, उसको कैसे मैनेज करोगे। ऐसे बहुत सारे हमारे केसेस हैं जहाँ पे हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को नहीं छोड़ते। हम कहते हैं कि हस्बैंड की हिस्ट्री ले ली, तो वाइफ को कहते हैं कि बाहर बैठ जाओ, तो कहते हैं कि नहीं सर, जो बात होगी हमारे सामने होगी। सिटीज है ना, दिल्ली जैसे शहरों में ऐसा ही होता है, जी। ठीक है ना। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे टैकल करेंगे। ऐसे बहुत सारे आते हैं, सब एक्सपीरियंस के साथ सब ठीक हो भी जाते हैं। जी थैंक यू पवन। सॉल्व हुआ क्वेश्चन? ओके सर, थोड़ा सा रेपर्टरी के बारे में बताइए आगे किसी वेबिनार में। हाँ सर बिल्कुल, रिपर्टी के बारे में भी लेंगे जरूर, पक्का। जी जी सर एक जी कॉम्प्लीमेंट आया है जी। कि आप हर रोज एक लेक्चर ले लीजिए कीजिए। अरे मैंने बताया ना, मैं पढ़ने में बहुत बहुत ही बेकार हूँ। मैं ज्यादा नहीं पढ़ता, मैं हफ्ते में सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ता हूँ और उसी पे लगा रहता हूँ। तो मैं पढ़ाता हूँ अपने यहाँ पे, जो हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं उनको डेली भी पढ़ाता हूँ, और मेरा पढ़ाना प्रैक्टिकल होता है एक्चुअली। मैं हमेशा स्टूडेंट को उस पेशेंट के ऊपर पढ़ाता हूँ। और जैसे हमारे पास स्टूडेंट कोई भी पेशेंट आया अभी एक्यूट एब्डोमेन का, तो समझो आज एक्यूट एब्डोमेन कवर हो जाएगा हर एक स्टूडेंट का। आज कोई हेडेक का पेशेंट आया तो मैं आज हेडेक पढ़ाऊंगा उसी समय, बिना पढ़े। क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी पढ़ाई वही काम की है जो हमारे समय पे काम आ जाए। अगर हमारे समय पे काम नहीं आई तो वो सब पढ़ाइयाँ सब बेकार है, मेरा अपना मानना है। बाकी सब लोग की अपनी अपनी ओपिनियन है। जी थैंक यू। और कोई क्वेश्चन किसी का भी, जो भी लोग अपने क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए बस, तो हमें पता लग जाएगा। सिद्धिक तेली हैं कोई? जलापा और कोई है बेटा? नहीं सर, और क्वेश्चन तो कोई नहीं। ठीक, गुड। थैंक यू सर, ये हमारे लिए ऑनर की बात है कि आपने लेक्चर लिया। नहीं थैंक यू सो मच। और आगे भी कोई समस्या हो तो मुझसे, मैं जितना हो सकता है मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जरूर सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू एवरीवन, थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच सर। थैंक यू। अगर आपको किसी को भी कोई दिक्कत आए तो 9711153617, या जलापा के पास ऑलरेडी मेरी सारी डिटेल्स है, जलापा को कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे कोई भी क्वेश्चन कभी भी पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। Should we end this meeting, sir? यस सर, यस जलापा प्लीज, मैं एंड कर रहा हूँ मीटिंग को।